हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जीओसी, पीओसी, आइसोमरिज्म तीनों चीज़ें देख ली हैं। आज हाइड्रोकार्बन का नंबर है। हाइड्रोकार्बन के बाद हम लोग जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। थोड़ा मिक्सचर रखते हैं, ज़्यादातर ऑर्गेनिक सारी एक साथ करेंगे तो बोर हो जाएंगे। पहले केमिकल बॉन्डिंग कर लेते हैं, फिर एक फिजिकल का चैप्टर लिक्विड सोल्यूशन टाइप का कर लेंगे और फिर वापस आके एल्काइल ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो सीरीज में करेंगे। थोड़ा थोड़ा जंबल रखते हैं जिससे सबका फायदा हो। ऐसा ना हो कि फिजिकल एकदम लास्ट में दब जाए और किसी तो हो ही ना फिर आखिरी में, है ना। तो ऐसे करते तुम भी थोड़ा सा फॉर अ चेंज ये कर सकते हैं, है ना। तो अपनी बात को शुरू करते हैं। बिल्कुल रिवीजन प्लेलिस्ट का लिंक बना हुआ है, वेबसाइट पे जाना है www.dexterchem.in पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2022, 23 और 21 के ही PYQ धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ आएगा, परेशान मत हो यार। मैं बहुत काम कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए हर पॉसिबल कोशिश कर रहा हूँ कि सब तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा हो पाए। थोड़ा सा धैर्य रखो, आराम से हो जाएगा। अभी बहुत टाइम है, 40 दिन बचे हैं। उससे पहले मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, एक बार ही सब खत्म कर दूंगा पढ़ा के। ठीक है, टेंशन मत लो। तो बात शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, अब इससे कम यार नहीं पढ़ाया जा सकता, थोड़ा स्पीड में रहेगा। नोट्स प्रिंट के बैठना, स्पीड में रहेगा थोड़ा सा। तो इससे कम मैं नहीं पढ़ा सकता, बस ये सब मिनिमम है ना। जितनी देर में खत्म हुआ होगा मेरे को नहीं पता, कितनी देर में हो सकता है, 1 घंटा लगे, हो सकता है 1.5 घंटा लगे, आई डोंट नो, है ना। चलो, तो हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों। हाइड्रोकार्बन क्या हो सकते हैं, एल्केन हो सकते हैं, एल्कीन हो सकते हैं, एल्काइन हो सकते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। जनरल फार्मूला हमें पता है, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2 होगा। एल्केन्स की बात करें तो एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात डायरेक्ट करते हैं। तो रिडक्शन से कैसे बनाएंगे, एल्कीन को रिड्यूस करके हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं प्लेटिनम और पैलेडियम में रेडी निकल के साथ। रेडी निकल का मतलब होता है फाइनली डिवाइडेड निकल, और ये कैसा एडिशन है, जैसे एडिशन है। तुम्हें याद भी ऐसे ही रखना है। तुम्हें ये मत रखने बैठना कि यार कि डबल बॉन्ड लगाया था फिर H2 लिखा था, H2PD। तुम सोचो क्या कि निकल पैलेडियम प्लेटिनम कैटलिस्ट के साथ एल्कीन को हाइड्रोजनेट करने पे एल्कीन बनती है। ये सिन एडिशन है, काम खत्म हुआ। इतनी सी बात है, इतना ही याद करना है, बिल्कुल अक्षर याद नहीं करना है। यानी कि प्रोपीन से क्या कराएंगे, प्रोपीन बनाएंगे और एल्काइन से भी डायरेक्ट क्या बन जाएंगे, एल्कीन बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम एल्कीन का रिएक्शन करें तो एल्कीन का रिएक्शन हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं डाइमाइड। डाइमाइड होता है N2H4, N2H4 की H2O2 से रिएक्शन करा के डाइमाइड होता है N2H2। तो N2H4 की रिएक्शन H2O2 से कराते हैं तो इससे बनता क्या है, इससे बन जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं N2H4, N2H2 जो सिन एडिशन करता है। ठीक, फिर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स करें तो एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन करने का पहला तरीका तो ये हम ऊपर देख चुके हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, H2PDBSO4 या सल्फर क्विनोलिन के साथ करना है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिंड-लार्केट कहते हैं, जिससे सिस एडिशन होता है। ठीक, तो H2PDBSO4 के साथ क्या हुआ, लिंड-लार्केट की रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, सिस एडिशन। भाई रिवीजन कर रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ ही रहेगा, है ना। रिवीजन कर रहे हैं, सब कुछ लिखा ही हुआ रहेगा। मैं लिखे दोबारा करूँगा तो फिर से उतना टाइम लगेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। रिवीजन तुम भी तो कॉपी में ऐसे ही करते होगे ना कि अच्छा हाँ बढ़िया पढ़ा, गुड, जहाँ पे दिक्कत आई वहाँ पे लिख लिया, बाकी तो ऐसे पलट पलट के ही कर रहे होगे ना रिवीजन यार तुम लोग भी। ठीक है, तो इससे क्या बन गया, सिस 2 बन गया। अब बर्च रिडक्शन करेंगे तो बर्च रिडक्शन में क्या करते हैं, यानी लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाती है, ट्रांस एल्कीन बन जाती है। यानी लिंडार कैटलिस्ट से क्या बनी, सिस एल्कीन, और एनी लिक्विड अमोनिया से क्या बनी, ट्रांस एल्कीन बन गई। एनी लिक्विड अमोनिया पैरामैग्नेटिक होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, एंड इट्स ब्लू कलर ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, कम होता जाता है। तो अगर हमने एल्काइन ले लिया और एनी लिक्विड अमोनिया ले लिया तो इससे क्या बना गई, ट्रांस एल्कीन बन गई। ठीक है, मैकेनिज्म लिखने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, मेंस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है, सीधे सीधे याद रखेंगे। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में पहला तरीका क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन कैसे होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, जिसमें क्या करता है, कीटोन की रिएक्शन ZnHgHCl से कराते हैं। ZnHgHCl से कराते हैं तो क्या बनता है, CH2 बन जाता है। तो जिंक अमलगम से रिएक्शन कराने के लिए क्या है, जिंक अमलगम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं। तो सिंपल क्या करना है, C डबल बॉन्ड को गोली मारनी है और एल्केन बना देनी है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, वोल क्रिस्टल रिडक्शन आता है। वोल क्रिस्टल रिडक्शन कैसा होता है, बेसिक मीडियम में होता है। तो इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन की रिएक्शन H+ और फिर NOH के साथ हीट करते हैं, यानी N2H4 H+ और NOH के साथ हीट करते हैं तो इसमें भी एल्केन बन जाता है। इन जनरल कौन सा बेहतर होता है, इन जनरल जो होता है वोल्ट क्रिस्टल रिडक्शन कैसा होता है, बेहतर होता है। इन जनरल लिख देते हैं यहाँ पे, इन जनरल
Wolff-Kishner reduction is Wolff-Kishner is better। और फिर एसिड सेंसिटिव होगा तो क्या करेंगे, वोल्फ-किश्नर कराएंगे, और बेस सेंसिटिव होगा तो क्लेमेंसन कराएंगे, ये बात हम लोग जानते हैं। फिर बात आती है डिकार्बोक्सिलेशन की। डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2। डिकार्बोक्सिलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ CO2। रिमूवल ऑफ CO2 मतलब स्टेप डाउन रिएक्शन है, इससे कार्बन कम करने के काम आता है। तो हमने क्या ले लिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिए। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaOH और CaO से कराई तो क्या बन गया, RH बन गया और Na2CO3 बन गया। NaOH और CaO को क्या कहते हैं हम लोग, सोडा लाइम कहते हैं। NaOH और CaO को क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। तो सोडा लाइम से रिएक्शन कराएं तो क्या करो, CO2 निकाल दो, सीधे H बना दो। CO2 निकालो तो एक कार्बन कम हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH3 बन जाएगा ये। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात तो है नहीं इसमें। ठीक, अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए अल्फा पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे क्या लगा दिया जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए, तो उनकी हीटिंग करने के अलावा वो वार्म करने से भी क्या होते हैं, डिकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। उनकी जो डिकार्बोक्सिलेशन का रेट है वो सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड में क्या करता है, बीटा पोजीशन पे अल्फा के बाद अल्फा पे क्या ला दिया, COCH3 जो -I ग्रुप वाला है, तो इसे बीटा कीटो एसिड कहते हैं। इसे हीट करते हैं तो CO2 तुरंत निकल जाती है और एल्केन कीटोन बन जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बीटा कीटो एसिड्स की। ठीक, अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली क्या कर रहा है, फ्रॉम कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, ये स्टेप अप रिएक्शन है। अभी डिकार्बोक्सिलेशन कैसी थी, स्टेप डाउन रिएक्शन थी। अब ये कैसी है, स्टेप अप रिएक्शन है। स्टेप अप रिएक्शन मतलब इसमें कार्बन बढ़ाने के काम आएगा। तो क्या करेंगे कि RCO- और Na+ या K+ के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हायर एल्केन RR बन जाएगी, CO2 बनेगी, NaOH बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगी। इसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कैथोड और एनोड पे क्या हुआ। तो पहले एक बार देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल, कि अगर हमने सोडियम प्रोपियोनेट लिया तो इलेक्ट्रोलिसिस करा के क्या बन जाएगी, ब्यूटेन बन जाएगी, CO2 NaOH और हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर हमने साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट आयन ले लिया तो इससे क्या बन जाएगा, डायमराइज हो जाएगा ये भी। तो कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड पे क्या निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है। ये बात ध्यान रखना, कैथोड पे रिडक्शन होता है और क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैथोड पे रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, RCO- माइनस इलेक्ट्रॉन होगा तो इससे RR रेडिकल बन जाएंगे और CO2 गैस निकलेगी। तो एनोड पे कौन सी गैस निकल रही है, CO2, और कैथोड पे कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। ठीक, तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी कैथोडिक कंपार्टमेंट में, क्योंकि NaOH बन रहा था तो pH भी क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी कैथोडिक कंपार्टमेंट का pH क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम ऐसा सॉल्ट ले लें जिसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो दोनों जगह रेडिकल बनेगा, और दो जगह रेडिकल बनने पे क्या होगा, वो आपस में ही इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर लेगा तो एल्कीन बना देगा। ठीक है, और इंटरमोलिक्यूल करेगा तो क्या बनाएगा, साइक्लोब्यूटेन। जो जनरली क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कैसी होती है, फास्टर होती है एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर रिएक्शन ड्यू टू एंट्रोपी फैक्टर। क्योंकि इंटरमोलिकुलर जब रिएक्शन होगी तो दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक बन जाएंगे तो उनसे क्या बन जाएगा, उनसे एंट्रोपी क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी तो फिर एंट्रोपी कम होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस हैं, तो इसीलिए इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होती हैं। इंटरमोलिकुलर के तुम सोच लो अपने थप्पड़ मारना आसान काम है, दूसरे के तुम्हारा गल तुम्हारा हाथ मार लो तमाचा खींच के, क्या दिक्कत है, लेकिन दूसरे के मारने जाओगे तो लड़ाई होने के चांसेस हैं। इसी तरह से अगर हम मैलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट ले लें तो इससे क्या बन जाएगा, इससे हमारी एल्काइन बन जाएगी। तो फिर से वही लिखिए कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, जनरली फास्टर होती हैं। ठीक, अब जैसे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना हमें, तो इसका प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे भाई, देखो इसमें क्या होगा, यहाँ रेडिकल बन जाएगा, यहाँ रेडिकल बन जाएगा, CO2 तो निकल गई, ये इधर आया, ये इधर आया, तो क्या बन गया इससे, एल्कीन बन गई, खत्म हुआ, सब सिंपल सा था, है ना।
अब वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं। द मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन वुड्स रिएक्शन, सबको आती है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है ये। वुड्स रिएक्शन की बात जब करेंगे तो कहेंगे आरएक्स की रिएक्शन किससे कराते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के साथ एनएल की प्रेजेंस में कराते हैं, तो क्या बन जाता है, हायर एल्केन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, हायर एल्केन्स बन जाता है। लेकिन इसकी समस्या ये है कि जब एन ईथर से रिएक्शन होती है तो डिजायर्ड प्रोडक्ट, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये डिजायर्ड प्रोडक्ट है, कि हमें एल्केन बनाना था, और ये कैसे बन गए, ये अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन गए, तो उनकी भी हमें चिंता करनी है कि वो क्यों बने। तो ये मैकेनिज्म की वजह से होता है, एक इसकी रेडिकल मैकेनिज्म होती है और एक आयनिक मैकेनिज्म होती है। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी डिजायर्ड प्रोडक्ट के ही बारे में डिस्कशन करेंगे मेंस लेवल पे। एडवांस लेवल पे जब बात आई तो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट के बारे में भी बात कर लेंगे। किसी को अगर मैकेनिज्म देखनी हो तो अध्याय बैच के लेक्चर पर जाकर देख लेंगे, तो वहाँ पर इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म और सब कुछ मिल जाएगा। तो वुड्स रिएक्शन कैसे करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मीथेन इससे नहीं बना सकते, क्योंकि हमें आर आर बनाना है, इससे मीथेन नहीं बना सकते। ठीक, इससे मीथेन नहीं बनाई जा सकती। अब क्योंकि हमें डायमराइज कराना है तो सिमेट्रिकल एल्केन्स इससे ज़्यादा बनती है, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, वो ज़्यादा अच्छे से बनाई जा सकती है, और नंबर ऑफ कार्बन वाली एल्केन्स मुश्किल से बनेंगी या नहीं बनेंगी। ठीक है, तो ऐसी एल्केन्स जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है वो आसानी से बनाई जा सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी यार, ये तो अच्छे से। तैयारी कैसी चल रही है यार, ये बताना जरा, कि फुल स्विंग में है। कल वाला वीडियो देख के कुछ तो आराम मिला होगा कि कोर्स पूरे करने के चक्कर में ना लगो, जो आता है उसी को और अच्छे से कर लो तो बहुत हो जाएगा। मतलब अगर तुमने, देखो तुम एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम 170 180 बहुत सेफ स्कोर है। ठीक है, और अगर तुम थोड़ा अच्छे हो पढ़ने में, तुम्हारा पहले से 170 180 आ रहा है तो उसे पुश करके 200 ले जाओ, 200 आ रहा है तो 230 ले जाओ, 230 आ रहा है तो 260 ले जाओ, ये करा जा सकता है ना। अब बिल्कुल डुएबल है, ऐसा नहीं मैं हवा हवाई बात करता हूँ, मैं तो करवा दूंगा, इतना तो है ना। अगला क्या करें, इट गिव्स एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट्स व्हेन 2 डिफरेंट एल्काइल हाइड्राइड्स आर यूज्ड। बिल्कुल 3 बनेंगे। क्या बनेंगी, एक तो एल्केन बनेगी, मतलब 3 डिफरेंट एल्केन्स बनेंगी। एल्केन्स की तो बात ही नहीं कर रहे, सेल्फ, 2 सेल्फ की और एक क्रॉस का। 3 कैसे बनी, 2 सेल्फ एंड 1 क्रॉस। ठीक है, अब जैसे ये ले लिया, इसका एग्जाम्पल ले लिया, तो क्या हुआ ये देखो, किसी S3 तो इसका सेल्फ बना, इसका सेल्फ बना, और एक क्रॉस बन गया, इन दोनों को जोड़ के बना दिया है। तो ये कैसे है, ये भी सेल्फ प्रोडक्ट है, ये भी सेल्फ, और ये कैसा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक, अब क्योंकि हम Na यूज़ कर रहे हैं, हम Na यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम लोग ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं लेंगे जिसमें पहले से एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, जो फॉर्म से जुड़ा होगा, FONX से। ठीक, तो ये फॉर्म से अगर जुड़ा हुआ है तो वो H नहीं होना चाहिए, तभी वुड्स रिएक्शन कराई जा सकती है। अगर है और तुमने कराई तो पहले क्या हो जाएगा, आग लगेगी ड्यू टू द रैपिड एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो हमने मान लिया कि हमने ये कंपाउंड लिया था और हमने सोचा Na ईथर से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन ये तो बनेगा नहीं। क्यों, क्योंकि Na किससे रिएक्शन कर लेगा, इससे रिएक्शन करेगा, OH से H निकालेगा, नेगेटिव आएगा, ये इसी पे अटैक करके इसे निकाल के साइक्लाइजेशन कर देगा, तो ईथर बन जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आसानी से, कि कोई भी एसिडिक एच प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर एसिडिक एच प्रेजेंट हुआ तो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो इन जनरल डायमराइजेशन प्रोडक्ट आर मेजर बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। डायमराइजेशन प्रोडक्ट क्या होते हैं कि वो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से जनरली बन जाते हैं। लेकिन अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में डायमराइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से नहीं हो पाता, तो उस समय क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन होकर जो बनेगी वो एल्केन ऑयल की मेजर बन जाएंगी। ठीक है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, डायमराइजेशन कराएंगे। लेकिन एल्काइल हाइड अगर 3 डिग्री हुआ तो उस टाइम पे डायमराइजेशन नहीं होगा, और क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन मेजर प्रोडक्ट बनाने में सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ 13, 14, 15, 16 डायलाइट्स इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड साइक्लिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो अगर 13, 14, 15, 16 होंगे तो क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, और क्या बन जाएंगी, साइकिल्स बन जाएंगी। देखो ये कैसा है, 13 है ना, ये भी कैसा है, 13 है, तो इसमें भी ये जेई ने पूछ रखा है एडवांस में, तो बन गया। अच्छा से बना था यार।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे देखते हैं। अब वर्ड डायरेक्शन में कुछ दिक्कतें थी कि केवल हम कैसे बना सकते थे, सिमेट्रिकल एल्केन्स बना सकते थे। तो अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए क्या किया हमने, कोरेहाउस सिंथेसिस की बात की। कोरेहाउस सिंथेसिस में क्या करते हैं हम, RX की रिएक्शन R2CuLi यानी गिलमन्स रिएजेंट से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या बन जाता है, RR बन जाता है, RCO और LiX बन जाता है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि ये क्या है, गिलमन्स रिएजेंट है, ठीक है। तो इसमें R रिएक्शन कैसे होगी, मैकेनिज्म अगर लिखें तो RX की रिएक्शन Li से हुई तो LiX RLi बन गया। पहले एल्काइल लिथियम बने, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है। तो RLi की रिएक्शन CuI से हुई तो R2CuLi बन गया, और फिर इससे R' पे अटैक करा के SN2 करा के RR बना लिया, ठीक। अब इससे हम क्या बना सकते हैं, हम इससे अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बना सकते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। और R' हम X कैसा लेंगे, CH3X लेंगे, जिससे कोई भी एलिमिनेशन की चांसेस ना रहें। हम क्या लेंगे, CH3X लेंगे R' को, जिससे कोई भी एलिमिनेशन की चांस ना रहे, केवल क्या हो, सब्स्टिट्यूशन ही हो, ठीक है। तो R2CuLi की रिएक्शन CH3X से कराई तो सीधे SN2 होगी, क्या बन गया, बन गया ऐसे, ये बना दिया। देखो ये आसानी से बन पा रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं, आसानी से बन जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्रिग्नार्ड एजेंट की बात करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट को हम लोग दो जगह पढ़ेंगे, एक तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं एल्केन्स में, और एक बार फिर से पढ़ेंगे जाके अल्कोहल्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ठीक है। तो क्या करें, ग्रिग्नार्ड एजेंट RMDX होता है, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। तो पहले कैसे काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, और जब बेस की तरह काम करेगा तो किसी भी एजेड टाइप के कंपाउंड से रिएक्शन करके क्या बना देगा, RH बना देगा, और MgX और Z बना देगा। अब वो एजेड टाइप का कंपाउंड होगा कैसे, HOH हो सकता है, ROH हो सकता है, HCl, H2SO4, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया, मतलब टर्मिनल एल्काइंस, सल्फोनिक एसिड, एमाइड, ठीक, साइक्लोपेंटाडाइन और HNO2 कुछ भी ले लें तो इससे क्या बन जाएंगे, सबसे RH बन जाएंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड लिखे जा सकते हैं। तो जब RH निकल रही है वो गैस होगी, अगर हम CH3MgX ले लें तो RH क्या होगी, CH4 होगी। तो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन एन अननोन कंपाउंड, इट इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ मेथड। और ये पूछा गया है मीन्स में, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ, है ना। ये फिर से आ सकता है स्टोइशियोमेट्री के फॉर्म में, तो ये पूछा जा सकता है ना। तो CH3MgX की रिएक्शन क्या होगी, एग्जैक्ट से हुई तो CH4 निकली, तो हम इसका वॉल्यूम STP पे नाप के क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इवॉल्व इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3MgX यूज्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक गैस प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इससे एसिडिक गैस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स की बात करते हैं, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स बीइंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स शो ओनली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कीन्स कैसी हैं, एल्केन्स कह रहा हूँ, एल्केन्स जो है वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो केवल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, हेलोजिनेशन में CH4 की रिएक्शन Cl2 से कराई तो ये बचपन से लिखते आ रहे हैं, CH3Cl, CH2Cl2, क्लोरोफॉर्म और फिर CCl4, ये बन जाएंगे। मैकेनिज्म कैसे होती है, मैकेनिज्म गोज बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो Cl2 की रिएक्शन H से तो 2Cl रेडिकल बन गया, चेन इनिशिएशन स्टेप हुई, फिर चेन प्रोपगेशन कराया किससे, Cl की रेडिकल की रिएक्शन CH4 से करा के CH3 रेडिकल बनाया, HCl बनाया, CH3 रेडिकल की रिएक्शन Cl2 से कराई तो फिर से CH3 और Cl रेडिकल बन गया। ये कैसी हुई, चेन प्रोपगेशन स्टेप हो गई। ध्यान रखना इसमें जो रिएक्शन नहीं होती है वो ये वाली की Cl रेडिकल CH4 से रिएक्शन करके CH3Cl और H रेडिकल नहीं बनाता, नॉट अकर्स, ठीक। ये रिएक्शन नहीं होती है, ध्यान रखना है ना कि ये नहीं होगी बिल्कुल भी। अब टर्मिनेशन में क्या होगा कि Cl से मिल जाए तो टर्मिनेट हो जाएगा, CH3 रेडिकल Cl रेडिकल से मिल जाए तो टर्मिनेट हो जाएगा, और CH3 रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल से मिल जाए तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। अब इन हेलोजिनेशन वी यूज ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्योंकि फ्लोरिनेशन कैसा होता है, बहुत विग्रस होता है, उसके लिए स्पेशल एपरेटस चाहिए होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HF, जो सिलिका से यानी ग्लास से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। आयोडीनेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है, वो उसमें जो HI होता है, HI वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो CI बॉन्ड, और CI बॉन्ड कैसा होता है, बहुत वीक होता है। तो उसे तोड़ने के लिए क्या करते हैं, उसे हम करने के लिए एक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 टाइप का कोई
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं जो HI को कंटिन्यूसली I2 में क्या करता रहे, ऑक्सीडाइज करता रहे। क्या करे, HI को कंटिन्यूसली किसमें ऑक्सीडाइज करता रहे, I2 में ऑक्सीडाइज करता रहे, जिससे रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड आ जाएगी। ठीक, अब हमें पता लगाना है कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में कौन बेटर होता है। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में जो बेटर है वो अगर हम देखना चाहें तो हम पहले क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ हेलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, F2Cl2Br2 और I2, और फॉर एल्केन्स क्या है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और CH4 जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल से निकाली जा सकती है। ठीक है, जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल से निकाली जा सकती है आसानी से। तो Cl2 और ब्रोमिनेशन के बीच में, मतलब क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के बीच में, क्लोरीनेशन कैसा है, ज़्यादा रिएक्टिव है, लेस सेलेक्टिव है, जबकि ब्रोमिनेशन कैसा है, मोर सेलेक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। मतलब वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन जो करता है वो सही करता है ना। ब्रोमीन क्या कर रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो सही कर रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है, भिड़ा पड़ा है, ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है। तो ज़्यादा नहीं, सही करने सिलेक्शन होता है, ध्यान रखना। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, क्लोरीन का अगर 1 डिग्री पे 1 है तो 2 डिग्री पे 3.8 और 3 डिग्री पे 5 है, जबकि ब्रोमीन का देखो ध्यान से 1:82:1600 है, यानी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो 3 डिग्री के लिए ज़्यादा आएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिविटी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिविटी इंटू 100। इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज यील्ड निकाल लेते हैं। उसके क्वेश्चन अभी यहाँ पे रिविजन क्लास में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आती है बात नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन क्या होता है कि लोअर एल्केन्स डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन, लोअर एल्केन्स नाइट्रेशन नहीं करते एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, बट लॉन्ग चेन एल्केन्स अंडरगोज नाइट्रेशन। ठीक, ड्यूरिंग नाइट्रेशन CH बॉन्ड टूटता है और साथ साथ में कौन सा बॉन्ड टूट जाता है, C बॉन्ड भी टूट जाता है। जैसे CH4 का नाइट्रेशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर चाहिए, जिससे कि CH3NO2 बन जाए। जबकि प्रोपेन में भी टेम्परेचर उतना ही चाहिए, जबकि इसमें क्या हुआ कि CH बॉन्ड टूटा है यहाँ पे, और ये कौन सा बॉन्ड टूटा है, ये वाला CH बॉन्ड टूटा, और देखो ये वाला CC बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। देख लो ध्यान से कि यहाँ पे CC बॉन्ड भी ब्रेक हुआ। ठीक, सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन लोअर एल्केन्स जो होती हैं वो सल्फोनेशन देती ही नहीं है, लोअर एल्केन्स ज़्यादा से सल्फोनेशन नहीं देती हैं। ठीक, तो N हेक्सेन इज द स्मॉलेस्ट एल्केन विच अंडरगो सल्फोनेशन, स्मॉलेस्ट स्ट्रेट चेन एल्केन लिख देते हैं, ज़्यादा रहेगा सही, स्ट्रेट चेन एल्केन। ठीक, तो इससे सल्फोनेशन हो जाएगा, ओलियम से रिएक्शन कराएंगे। फिर पायरोलिसिस, अब डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड बाय हीट इज कॉल्ड पायरोलिसिस। तो अगर हम इथेन को पायरोलिसिस कराएंगे Cr2O3 के, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं क्योंकि मेंस में ये छोटी छोटी रिएक्शंस आजकल पूछी जाने लगी हैं। ठीक, तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे Cr2O3 की रिएक्शन कराएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन बनेगा। C3H8 की कराएंगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। और Al2O3 के साथ अगर कराएंगे तो क्या बनेगी, इथीन बनेगी और CH4 बनेगा। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना कि Cr2O3 के साथ प्रोपीन बन रही थी और Al2O3 के साथ क्या बन रही थी, इथीन और CH4 बन रहा था। ठीक, स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे CH4 के H2O से तो CO+H2 बन जाएगा। CO+H2 क्या होती है, वाटर गैस होती है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। कंप्लीट कंबशन कराएंगे अगर CH4 का तो CO बनेगी, इनकम्प्लीट कंबशन CO2 बनेगी, और इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या बनेगी, CO बनेगी। कंप्लीट कंबशन के लिए एक्सेस में ऑक्सीजन ले लेते हैं और इनकम्प्लीट कंबशन के लिए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रखी जाती है। अब बात आती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशंस की। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, CH4 की O2 से रिएक्शन कराएंगे 573 केल्विन 100 ATM, देख रहे हो कितना भारी टेम्परेचर है ना, और कॉपर ट्यूब से पास कराएंगे तो मेथनॉल बन जाएगा। CH4 की रिएक्शन O2 से कराएंगे MO2O3 यानी मोलिब्डेनम ऑक्साइड और प्लेटिनम के साथ तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। अगर हम Ag2O के साथ कराएंगे तो एसिड बन जाएगा, और एल्काइन के MnO4 के साथ कराएंगे हीट करके तो टर्शरी ब्यूटेनॉल बन जाएगा। ठीक, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन बहुत पॉपुलर है कि एनहेक्सेन की रिएक्शन अगर हमने Cr2O3 Al2O3 600 केल्विन 600 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 ATM पे कराई तो इससे बेंजीन बन जाता है। और आइसोमराइजेशन अगर हमने एन ब्यूटेन ले लिया तो उससे क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटेन बन जाएगा। ये याद करने वाली रिएक्शन है, इनकी मैकेनिज्म नहीं होती है। तो ऑलमोस्ट हमने 23-24 मिनट में एल्केन्स को कंप्लीट कर लिया। अब आ रहा है एल्कीन। एल्कीन में लगेगा थोड़ा ज़्यादा समय, एल्कीन में लगेगा थोड़ा ज़्यादा समय। तो एल्कीन और एल्कीन के बाद एल्काइन, एल्काइन के बाद फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हम सारा ही डिस्कशन आज ही करेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है वीडियो, तो इसे तसल्ली से देख लेना। और यार PYQ तो करवा ही रहा हूँ, अगर जिनसे नहीं हो रहा ना PYQ तो वो मेरे साथ साथ लगाया करो PYQ, बैठ जाओ मेरे साथ, सवाल पढ़ो,
सोचो नहीं लगे, वीडियो तुरंत देखो और उसमें देखो कि मैंने क्या सोच के लगाया है सवाल, क्या करा है मैंने सवाल में, ठीक है। तो वो तुम्हें उससे थोड़ा सा सीखने में मदद मिलेगी। तुम लोग कहोगे तो मेंस 1 के बाद एडवांस के लिए एक वैसा कोर्स लाएंगे, सब प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स लाएंगे जो मेंस और एडवांस दोनों को कैटर करेगा। वो पेड कोर्स लाएंगे, तुम कहोगे तो फिर से तुम्हारा सर्वे लेंगे, सबसे सब कुछ तुमसे पूछेंगे, जो कुछ तुम बताओगे वैसा ही करेंगे, है ना। और मेंस 1 तक हम लोग शायद 10,000 लोग तक पहुंच भी जाएं। हम लोग फैमिली बड़ी हो रही है धीरे धीरे करके, धीरे ही बढ़ रही है लेकिन ठीक है, बढ़ रही है, आई एम हैप्पी विद इट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्कीन्स की। तो एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्कीन्स का जनरल फार्मूला तो यार सबको याद है, क्या होता है? CnH2n, और n की वैल्यू 2 से शुरू होगी, ठीक। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एल्कीन्स के सबसे पहले क्या देखेंगे? कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हुआ? रिफर टू लेक्चर नंबर 1 को हटा देते हैं क्योंकि ये तो नोट्स है, रिफर टू एल्केन्स कर देते हैं। रिफर टू एल्केन्स तो सिंपल है कि क्या करा, अगर हमने पोटेशियम सक्सेनेट ले लिया तो इससे क्या बन जाएगी? इथीन बन जाएगी। रिडक्शन ऑफ एल्काइंस कराएंगे तो इसमें भी सिंपल क्या हुआ? अब देखो लेक्चर नंबर 1 इसलिए लिखा क्योंकि एल्केन्स मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया होगा, एक मतलब ये प्रिपरेशन केवल, ठीक है। तो वो जो बहुत तेज़ी से अभी चल रहा है वो इसलिए ये मानते हुए कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, रिविजन है ये, विजन नहीं है, पहली बार के लिए नहीं। पहली बार के लिए तो अध्याय का पूरा सीरीज ही देखनी पड़ेगी तभी बात समझ में आएगी। रिवीजन है तो मेरी बात तुम लोगों को हो सकता है समझ में आती हो, थोड़ा देर में आए या फिर आई जाएगी देर सवेरे, है ना। अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइंस की। रिडक्शन ऑफ एल्काइन रिफर्स टू एल्केन कहा तो हमने H2PdSO4 यानी कि इसे क्या कह रहे थे हम लोग? लिंडार कैटलिस्ट कह रहे थे। क्या कह रहे थे इसे? लिंडार कैटलिस्ट कह रहे थे। लिंडार कैटलिस्ट से कराएंगे तो सेस एल्कीन, और लाइनर लिक्विड अमोनिया यानी कि क्या है? ये बर्च रिडक्शन है। ये क्या है? बर्च रिडक्शन है। बर्च रिडक्शन कराएंगे तो ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन मतलब होता है सिंपल रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे हम लोग की बॉडी भी डिहाइड्रेट कर जाती है तो हम क्या कहते हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, ठीक। डी मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रेशन माने वाटर का। तो इसमें क्या करते हैं कि अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं? या तो H+ के साथ हीट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H3PO4 या L2O3 किसी के साथ भी हीट करेंगे तो क्या बनेगी? एल्कीन बन जाएगी। शॉर्टकट है लेकिन डेंजरस है, समटाइम्स गिव्स रॉन्ग आंसर्स। क्या कि हमने डिब्बा बना के पानी निकाल देंगे क्या, तो इससे एल्कीन बन जाएगी। तो उस बीटा से H निकालो जिसके पास क्या हो? कम H हो, तो उससे सही एल्कीन बनेगी, ठीक। तो इससे क्या करेंगे? रिमूव द H फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच इज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ लिख दें क्या? फॉर मेजर प्रोडक्ट remove the H from that beta carbon which has lesser number of hydrogens, ठीक। तो इन दोनों में देखो जरा किसके पास कम है? इसके पास कम है, इसके पास ज़्यादा है, तो इससे मेजर किससे बना? जिसके पास कम थे, ठीक। अब ट्यूबिटीन बनी, ट्यूबिटीन में क्या करेगी? आइसोमेरिज्म शो करेगी, ट्रांस बना सकती है और सिस बना सकती है। ट्रांस और सिस बना सकती है तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल ट्रांसब्यूटीन, फिर सिस ट्यूबिटीन और फिर 1-ब्यूटीन। और जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगी वही क्या होगी? मेजर प्रोडक्ट भी होगी। मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। मैकेनिज्म अगर हम इसकी देखें तो मैकेनिज्म में सिंपल है, क्या करेंगे? क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी मैकेनिज्म भी देखना जरूरी है कि ऑक्सीजन के लोन पेयर पर कौन अटैक करेगा, और ऑक्सीजन के लोन पेयर H+ पे अटैक कर देगा तो H2+ बन जाएगा, वाटर निकलेगा, फिर क्या होगी? 1-2 हाइड्रेट शिफ्ट होगी और फिर वाटर ने क्या करा? H+ को निकाल लिया और एल्कीन बन गई, ठीक। तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना। जब भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो सर्जेंट रूल क्या कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट या मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो जो हमने ऊपर से H निकालने की लाइन लिखी थी वो क्या लिखी थी? टू फॉर्म, देखो यहाँ फिर से लिखी है, टू फॉर्म इंपॉर्टेंट है मेजर सर्जेंट प्रोडक्ट रिमूव द H फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन हो वहां से H निकालो, जिसे हम कहते हैं पुअर बिकम्स पुअरर। जो गरीब था उसे और गरीब कर दिया।
ठीक। द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैन गो, जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है वो किससे जाती है, इवन मैकेनिज्म से जाती है, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। जब भी कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है तो वो रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में जाने की संभावना उसकी होती है। देयर इज ऑलवेज अ चांस फॉर कार्बोकेटाइन टू रीअरेंज इटसेल्फ एंड गो इनटू फर्दर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये तो होगा ही होगा। तो ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कितने तरह का हो सकता है? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग वेज: 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट, 1 टू एल्काइल शिफ्ट, 1 टू बॉन्ड शिफ्ट। रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन बॉन्ड शिफ्ट में दोनों ही होते हैं। ठीक, तो पहले 1 टू बॉन्ड शिफ्ट की बात, 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एल्कीन थी हमारे, इसे हीट किया तो इससे एक मेजर बना और एक माइनर बना। हमारे पास क्या बना? एक मेजर बना और एक माइनर बना। अब मेजर और माइनर जो बना हुआ है, हमें क्या करना है, हमें इसकी मैकेनिज्म लिखनी है। तो देखो भाई, तसल्ली से मैकेनिज्म लिखो इसकी बढ़िया करके, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म मेंस में भी आ सकती है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं इसकी मैकेनिज्म। तसल्ली से लिखेंगे, इन सबको सीख लेंगे तो आगे अल्कोहल्स में भी काम आएगी। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H+ पे अटैक किया, ठीक है, कर दिया भाई। भूल गए हो तो फिर से पेपर पे निकाल के देखो, अपने कॉपी को ढूंढो, जहाँ पे लिखी थी वहाँ पे देखो, और सुनो तो मत, पेपर पेन लेके ही बैठो, जो क्वेश्चन है वो तो करो ही कम से कम, पॉज कर करके, है ना। तो माइनस वाटर हो गया तो क्या बन गया यहाँ पे? CH3 CH CH3 CH, यहाँ पे आ गया प्लस और यहाँ पे आ गया CH3। ठीक, अब ये कैसा कार्बोकेटाइन है? ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे कैसा है? 2 डिग्री। और यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास क्या है? एक H लगा हुआ है। तो ये यहाँ से क्या करे, अगर 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट ले ले, ये 1 से 2 पे चला जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? 1 2। शर्त यह है कि शिफ्टिंग होने के बाद स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो क्या बन गया? देखना जरा, बना क्या? CH3C प्लस CH3, यहाँ पे आ गया CH2 और यहाँ पे आ गया CH3। ये 2 डिग्री था, इसके पास अल्फा जो थे वो 4 थे पहले। अब इसके पास ये कैसा है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है ये, और अल्फा जिसके पास जो है वो कितने हैं? 8 हैं। तो ये कैसा है? मोर स्टेबल है। ठीक, ये मोर स्टेबल है। अब यहाँ से जो H था वो क्या करेगा? वाटर इस H को क्या करेगा? निकाल लेगा, क्योंकि हमें मोर स्टेबल एल्कीन भी बनानी है। तो इससे क्या बन जाएगा? CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ गया CH3। तो ये क्या बन गया? ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। और अगर हम इसके पड़ोस वाले से H निकाल देते, इस बीटा से H निकालते, तो क्या बन जाता? तो बन जाता CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और बनता CH2 CH3। तो ये क्या बन गया? ये माइनर बन गया। अब जरा ऊपर वाले मेजर माइनर से मिला लो अपना, देखो सेम ही बनाया ना हमने। गुड, तो सही बन गया। मैकेनिज्म समझ में आई कि 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट कैसे हो रही है। शर्त ये है कि हर बार शिफ्टिंग के बाद ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। शर्त क्या है? कि हर बार रीअरेंजमेंट के बाद मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को। ठीक, आगे बात करते हैं। अब कह रहा है 1 टू एल्काइल शिफ्ट की बात कर रहा है। 1 टू एल्काइल शिफ्ट भी देख लेते। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या किया? H+ पे अटैक किया, तो OH2 प्लस बन गया। तसल्ली से करो, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ से H निकला, वाटर निकल गया, यहाँ पे प्लस आया। तो ये कैसा कार्बोकेटाइन है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और इस पे अल्फा H कितना है? अल्फा H 3 है। अब अगर यहाँ से ये एक मिथाइल शिफ्ट ले ले, तो 1 2 क्या हो गया? मिथाइल शिफ्ट ली, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ गया। यहाँ पे कार्बोकेटाइन आया, यहाँ पे ये कैसा हो गया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और इस पे अल्फा H आ गया 7। यहाँ पे H था, वाटर क्या करेगा? इस H को लेके इधर घुमा देगा, तो इससे एल्कीन बन जाएगी ये। तो ये कैसी बन गई? मेजर प्रोडक्ट बन गया ये क्या बन गया?
मेजर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, आसानी से कर पा रहे होगे, सभी लोग कर पा रहे होगे, ये मेरे को तसल्ली है ना, कि सब लोग कर पा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक। और यार एक बात ध्यान रखना, वीडियो 2x पे मत देखने की कोशिश करना, क्योंकि ये पहले से ही 2x पे है, 2x कर दिया तो 4x हो जाएगा। ठीक है। अब वन टू बॉन्ड शिफ्ट की बात करते हैं। वन टू बॉन्ड शिफ्ट में आता है रिंग एक्सपेंशन। बेसिकली जब बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो रिंग एक्सपेंशन के लिए ही हो रहा है। ऊपर भी बॉन्ड शिफ्ट ही हो रहे थे, लेकिन हमने एल्काइल और हाइड्राइड शिफ्ट में कैटेगराइज कर पा रहे थे। अब जो बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है उसे हम रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। तो रिंग एक्सपेंशन ही सीखना ज़्यादा जरूरी है, कॉन्ट्रैक्शन का एक ही केस होता है, वो देख लेंगे। ठीक। रिंग एक्सपेंशन में क्या हो रहा है कि व्हेनेवर द रिंग साइज इज ऑफ 4 5 देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू एक्सपेंड द रिंग बाय वन टू बॉन्ड शिफ्ट, देन द रिंग एक्सपेंशन विल टेक प्लेस। अगर 4 या 5 की रिंग है और वन टू बॉन्ड शिफ्ट करके कोई जुगाड़ लगा के अगर हम उसे फर्दर बड़ी रिंग में ले जा सकते हैं, यानी 4 वाली को 5 में और 5 वाली को 6 में ले जा सकते हैं, तो रिंग एक्सपेंशन होके रहेगा। ठीक है। अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की बात आ जाए, इज देयर अ चांस ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, देन रिंग एक्सपेंशन मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी रिंग एक्सपेंशन के अलावा, जैसे एरोमेटाइजेशन हो जाए या फिर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगे, तो उसके इसमें क्या होगा, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 की भी रिंग बन जाएगी। तो अगर हम इसका आंसर लिखने की कोशिश करें तो इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ जरा यार। तो देखो क्या करा, इसने H प्लस पे अटैक किया, इसने H प्लस पे अटैक किया, तो क्या बन गया ये, OH2 प्लस बना, यहाँ से निकला वाटर, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसमें देखो ये कैसे मेंबर की रिंग है, ये 4 मेंबर की रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग है। तो ये अगर हम यहाँ से इस बॉन्ड को उठा के यहाँ भेज दें तो देखना बनेगा क्या, ये नया बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो अगर हम इसे सही से लिखें तो ये 5 मेंबर की रिंग है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे H है। तो ये क्या था, बॉन्ड शिफ्ट का एग्जांपल था। ठीक है, बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन अध्याय बैच वाले से देख सकते हैं अगर और डिटेल में पढ़ना हो, बाकी अगर प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन लगाओ। अब बात करते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की। फिर से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन मतलब हेलोजन। तो HX के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। ये हम किससे कराते हैं, अल्कोहलिक KOH से कराते हैं या KOH के साथ हीट करते हैं। ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे जाती है, दिस रिएक्शन गोज वाया E2 मैकेनिज्म। कैसी मैकेनिज्म की जाती है, E2 के साथ जाती है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इज बाय सेडजेव रूल। सेडजेव रूल क्या कहता है, पुअर बिकम्स पुअरर, मतलब उससे H निकालो जिसके पास कम H हो, या मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो इसके पास 2 बीटा थे तो इसके पास मेजर क्या बन गया, ये मेजर बन गया और ये माइनर बन गया। ठीक। तो रिमूव द H फ्रॉम दैट बीटा कार्बन व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कर दिया, तो इससे क्या बन गया। अब इस केस में देखो यहाँ पे क्या है कि कोई अल्फा H है ही नहीं, इस बीटा पे कोई अल्फा H है नहीं, तो ये क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट है। इसमें यहाँ पे देखो H है, तो यहाँ से H निकला और यहाँ से X निकला, तो ये एल्कीन बन गई मेजर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उस बीटा से निकालो जिसके पास कम H हो। ठीक। इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि E2 रिएक्शन काफ़ी जगह पूछी जाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो क्या होगा इसमें कि बेस क्या करेगा, बीटा कार्बन पे जुड़े H को रिमूव करने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरह से धक्का दे के X को निकालेगा। तो इसकी एक बन जाएगी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, जो H है, ध्यान से देखते रहना भाई, फिगर थोड़ा सा क्लमजी सा है लेकिन इसे देखोगे अच्छा, थोड़ा इरेज कर दूं क्या मैं, ठीक, चलो ऐसे देखो। तो क्या हुआ, बीटा इसने क्या किया, इसने H को ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया था, तो ये टूटता हुआ दिखाई देगा, ये बनता हुआ दिखाई देगा, ये जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में जो X और H के बीच का एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। ठीक। द एंगल बिटवीन द लिविंग ग्रुप, इसमें इसीलिए लिखा है क्या, द एंगल बिटवीन द लिविंग ग्रुप X एंड द हेलोजन
बीटा वाले का शुड बी कितना होना चाहिए 180 डिग्री। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एंटी पेरिप्लेनरिटी कंडीशन। क्या है, कैसी कंडीशन है, एंटी पेरिप्लेनरिटी की कंडीशन है ये, ठीक है। तो इससे एल्कीन बन गई, तो इसके पास 4 बीटा तो कहीं से भी एच निकालो, 3 बीटा तो कहीं से भी एच निकालो। इससे अगर बनाओगे तो क्या बनाओगे, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है। अब इसमें देखो क्या है, इसमें भी कितने बीटा हैं, इसमें 3 बीटा, 3 बीटा है तो कहीं से एच निकालो, लेकिन हम सबसे स्टेबल वाला बनाएंगे तो ये बना देंगे, ठीक। क्योंकि इसके पास कितने बीटा थे, इसके पास 2 बीटा थे, इसके पास कितने बीटा थे, इसके पास 3 बीटा थे, तो कम से निकालेंगे। अब E2 कैसी है, E2 जो है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है कि आउटकम ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री फिक्स है तो फिर प्रोडक्ट भी दूसरा बनेगा। इसके एग्जांपल मतलब कि जो एक्स और हेलोजन है वो हमेशा हमेशा कैसे चाहिए होते हैं, एंटी पोजीशन पे चाहिए होते हैं, सिन पोजीशन पे नहीं चाहिए। अगर सिन पे होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। अब इसी के साथ बात आती है डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड्स। विसिनल डाइहाइड कौन से होते हैं, 1,2 डाइहाइड्स होते हैं, और डी मतलब होता है रिमूवल, और हेलोजन मतलब हेलोजन का H2 का रिमूवल। तो ये भी E2 मैकेनिज्म से जा रहे हैं। तो इसमें क्या लगते हैं, NaI एसीटोन ले लेते हैं या जिंक डस्ट लेते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाती है। सेम मैकेनिज्म है बिल्कुल कैसी की I माइनस क्या एज ए न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, ब्रोमीन के वैकेंट ऑर्बिटल में। ये इलेक्ट्रॉन इधर आया और ये Br निकल गया, तो ये फिर से ट्रांजिशन स्टेट बन गई एंटी पेरिप्लेनर वाली, और Br2 निकल गया, ठीक है। आसानी से बात समझ में आ रही है, इसमें कोई तकलीफ की बात तो है ही नहीं, कहीं से कहीं तक तो ये हो गया, ठीक है। IBr जो बना वो क्या बना, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बना। अगर हम यहाँ से सब जगह से निकालें तो ये Br2 निकलेगा, ये Br2 निकलेगा और ये Br2 निकलेगा, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड आएंगे तो क्या बन जाएगी, बेंजीन रिंग बन जाएगी इसमें, ठीक है। अब हमने 2 मैकेनिज्म पढ़ी, क्या कि E2 में X और H साथ साथ निकल रहा था, E1 में पहले लिविंग ग्रुप निकल जा रहा था, बाद में H निकल रहा था। लेकिन अब उल्टा भी ये काम हो सकता है कि पहले H निकल जाए और बाद में लिविंग ग्रुप निकले। तो E1 मैकेनिज्म में क्या हो रहा था कि लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स फर्स्ट एंड देन हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड। E2 में कह रहा है कि हाइड्रोजन और हेलोजन क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप साथ साथ जाते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले हाइड्रोजन चला जाए और बाद में क्या हो, लिविंग ग्रुप निकले। तो दिस थर्ड पॉसिबिलिटी इज नोन एज E1CB मैकेनिज्म। इसे क्या कहते हैं हम लोग, E1CB मैकेनिज्म कहते हैं। अब E1CB मैकेनिज्म के लिए कंडीशन क्या क्या होंगी, कंडीशन होंगी क्या कि कंपाउंड शुड बी कंटेनिंग अ बैड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, और देयर शुड बी एसिडिक हाइड्रोजन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी कि एल्डोल। एल्डोल में क्या है, OH है, OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप। OH कैसा है, बैड लिविंग ग्रुप है OH, ठीक है। बैड लिविंग ग्रुप है तो क्या करेगा, पहले H निकलेगा, निगेटिव आएगा, लौट के आएगा और OH को धक्का देके निकाल देगा। तो इससे क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया, ठीक। तो ये कहानी है। अब ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो अब इसमें एसिडिक H कौन सा है, पहले तो ये ढूंढो। तो इसमें अगर एसिडिक H देखोगे तो एसिडिक H जो है वो ये वाला H है, क्योंकि इससे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो Cl के वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। -I से ज़्यादा हम लोग -M देखेंगे, तो इसमें Cl का जो वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस है वो हमारे लिए फ़ायदा करेगा, और ये यहाँ से आके F को निकाल देगा। तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, फाइनली आंसर बन जाएगा CHF डबल बॉन्ड CCl2, ठीक। बात समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। देखो बिना समय बर्बाद के, बिना इधर उधर की बात की, बकवास के, सीधे सीधे सवाल मतलब क्वेश्चन करते रहो, थ्योरी पढ़ते रहो, धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी तो हम लोग एल्कीन की प्रिपरेशन पे पहुंचे हैं। मेरे को लगता है कि 90 मिनट तक का होगा, आधा लेक्चर हो गया है और आधा ही और बाकी है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की बात करें तो हीटिंग इफेक्ट में क्या है, पहले क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाना सीख लेते हैं। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाने की क्या करेंगे, अमोनिया की रिएक्शन RX पे कराएंगे तो क्या बन जाएगा, N3R बन जाएगा, फिर एक बार और लगेगा तो R2N बन जाएगा, फिर एक बार और लगेगा तो R3N बन जाएगा, और फिर NH4X बन जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, Ag2O के साथ इसे हीट करेंगे तो इसमें क्या बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे, और बाकी लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो ये कैसे बनती है, ये हॉफमैन एलिमिनेशन से बनती है। कैसे बनती है, हॉफमैन एलिमिनेशन से बनती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, द मेजर प्रोडक्ट
द मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय हॉफमैन एलिमिनेशन। कैसे बनाते हैं? हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन क्या कहता है? लीस्ट स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्या होती है? लीस्ट स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चन था, इसमें हमें एल्कीन्स बनानी थी और बताना था मेजर कौन बनेगा। तो इसमें देखना जरा, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। हाँ, तो इसमें पहले इससे बनाते हैं। ये वाली एल्कीन क्या बनेगी? इससे बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ऊपर वाले से बनाओगे तो ऊपर वाले से बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH। और जब दूसरी वाली बनाओगे तो इससे बन जाएगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इससे बनाओगे तो क्या बनेगी? इससे बनेगी ये, और इससे बनेगी क्या? इससे बनेगी प्रोपीन। तो मेजर कौन सी बनी? ये किससे बनी? ये दोनों इनसे बनी। ठीक, अब इसमें मेजर कौन सी आई? मेजर जो लीस्ट टेबल है, तो ये कौन सी बन गई? ये मेजर बन गई। तो टोटल एल्कीन कितनी बनी? 1 2 3 एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स हम कह रहे हैं 4 और 5 एल्कीन्स बनी, जिसमें से कौन सी मेजर है? इथीन जो है वो हमारी मेजर बन गई। ठीक, अब कह रहा है रिमूव द H फ्रॉम दैट बीटा हाइड्रोकार्बन विच इज मोस्ट एसिडिक। रिमूव द H फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब वहां से निकालो जो सबसे एसिडिक हो या फिर जिसमें सबसे ज़्यादा H हो। तो ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। तो इसमें मोस्ट एसिडिक एच देखो ये है, क्योंकि ये बेंजीन के साथ क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। तो ये क्या है? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है तो जो, अब हुआ क्या कि ये मोस्ट एसिडिक होने की वजह से क्या हो गया? ये स्टायरीन बनी। स्टायरीन तो बनी साथ में क्या बन गई? स्टेबल भी बन गई, क्योंकि एल्कीन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से बढ़ती है। बाकी जो बनी वो अगर हम ऑर्डर वाइज दिखेंगे तो क्या बन जाएगी? इथीन बनेगी और हमारी प्रोपीन बन जाएगी। ठीक, तो मेजर कौन सी बनी? स्टायरीन मेजर बनी। क्यों? क्योंकि जो H था ये मोस्ट एसिडिक H था। ठीक है, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी से ज़्यादा एसिडिक H को ध्यान रखेंगे, क्योंकि बेस से रिएक्शन कराती है। तो दिस रिएक्शन गोज वाया E2 मैकेनिज्म विद इवन CB करेक्टर। ठीक, इसके बाद बात आती है EI की, मतलब एलिमिनेशन इंटरनल। इसमें कोप एलिमिनेशन का एग्जांपल देते हैं। कोप एलिमिनेशन में क्या करते हैं? अमोनियम ऑक्साइड देते हैं और इसकी रिएक्शन जब हीट करते हैं तो इससे कैसा एलिमिनेशन होता है? सिन एलिमिनेशन होता है और एल्कीन बनती है। तो जैसे अगर हमने ये केस ले लिया तो इसमें H कहाँ पे है? जो सिन साइड वाला H है वही निकलेगा। अगर हम जो सिन साइड में H और D में से जो है वही निकलेगा। क्या निकलेगा? इसमें H निकलेगा या D निकलेगा? इसमें D निकल गया, देखो। ठीक है, तो ये सेम साइड निकला, मतलब सेम साइड से ही इसने निकाला, इस तरह से रिएक्शन हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद वेडिक रिएक्शन आ जाती है। वेडिक रिएक्शन में क्या करते हैं? अभी हम लोग एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज पे नहीं पहुंचे हैं, एल्कीन्स की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं भाई लोग, है ना। ध्यान से पढ़ो, है ना, थोड़ा टाइम और लगेगा, लेकिन ढंग से एक बार हो जाएगा तो जीवन आसान हो जाएगा ना। फिर PYQs कर लेंगे और खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक, तो विडिक रिएक्शन में क्या करें? कीटोन की रिएक्शन फास्फोरस एराइड से कराते हैं, तो इससे क्या बन जाती है? एल्कीन बन जाती है। सिंपल तरीका है, क्या? डिब्बा बनाओ, पानी डिब्बा बनाओ और PH3PO निकाल दो और बाकी को जोड़ दो। तो इसमें मैकेनिज्म की इसकी जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या करो? PH3PO निकालो और ये बन गया। ठीक, बन गया आसानी से, मैकेनिज्म की उतनी जरूरत नहीं है। ठीक, अब प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की बात करें। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में पहले करते हैं, अब हमने जो भी काम एल्कीन बनाने में किया है अब हम रिवर्स कर रहे हैं, उन्हीं रिएक्शंस को रिवर्स कराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एल्कीन पे पानी डालेंगे, एल्कीन पे HX डालेंगे, ये सब करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो बात करते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल से। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल से ये दोबारा रिएक्शन हम लोग नहीं करेंगे रिवीजन के टाइम पे, ये मान लेंगे कि ये करी हुई है। ठीक है, तो एल्कीन की रिएक्शन किससे कराई? H3O+ से कराई, तो क्या बन गया? अल्कोहल बन गया, सिंपल है। तो एडिशन ऑफ H+ एंड OH- टेक्स अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल अक्रॉस द डबल बॉन्ड। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। उसी से H निकाल लेते हैं जिसके पास कम H थे, और उसी को OH दे भी रहे हैं जिसके पास कम H हैं। ठीक है, तो कम H वालों की ज़्यादा महत्ता है यहाँ पे। तो इसमें क्या करा? सीधे सीधे क्या किया? इसके पास देखो एक H है, इसके पास कितने हैं? 2 H है, तो एक H वाले को OH दे दिया, ऐसे इसमें दे दिया। मैकेनिज्म देखो, इसमें एल्कीन ने पुश किया तो क्या बन गया? CH3। अब कार्बोकेटाइन बना तो कार्बोकेटाइन इस फॉर्म लिख देते हैं।
carbocation is formed, it can undergo rearrangement, ठीक। लेकिन इस केस में तो जा नहीं सकता, तो क्या करेगा, ये वाटर इस पे क्या करेगा, अटैक कर देगा और क्या बना देगा, CH3 CHOH, और फिर -H+ हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CHOH और CH3, ठीक है। अब अल्कोहल बनाने के इसका क्वेश्चन इसलिए नहीं करें क्योंकि ये क्वेश्चन तो आसानी से हो ही जाएंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन लोग सीख ही गए हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन की। ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन, ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीमर्क्यूलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड मरकरी, और डीमर्क्यूलेशन मतलब रिमूवल ऑफ मरकरी। तो इससे क्या बनते हैं? इससे अल्कोहल बनते हैं। इससे क्या बनते हैं? अल्कोहल बनते हैं। OAC का मतलब होता है एसिटाइल ग्रुप, कहीं पे अगर देखने को मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, एसिटाइल ग्रुप यानी कि COCH3 लिखा हुआ है। THF मतलब टेट्राहाइड्रोफुरान है, पोलर सॉल्वेंट है। पोलर और एप्रोटिक भी है। पोलर कैसा है? एप्रोटिक है, यहाँ पे लिख देते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसा? एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो सिंपल है, क्या करा, एल्कीन की रिएक्शन कराई, HgOAC होल राइस THF वाटर और NaBH4 और OH- से, तो क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। तो इसमें होता क्या है, इन OMDM द एडिशन ऑफ वाटर H+ एंड OH- टेक्स प्लेस विद मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। ये बात ध्यान रखने की, हाईलाइट क्या करना है, विद मार्कोनिकॉफ एंड विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि मैकेनिज्म में कहीं पे भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है, इसलिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रीअरेंजमेंट की। मैकेनिज्म में कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है, इसीलिए रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक, जब पॉसिबिलिटी नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, डायरेक्टली जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे जहाँ पे कम है वहीं पे जोड़ दिए सीधे लाके। मैकेनिज्म अगर देखना चाहो तो इसकी मैकेनिज्म होती है क्या, ऑक्सीमर्कुलेशन, एडिशन ऑफ OH एंड मरकरी। तो पहले क्या होगा, पहले एल्कीन मरकरी एक एसीटेट पे अटैक करके साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बनाएगी, फिर वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। वाटर वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो, तो लिख देते हैं वाटर विल अटैक on that carbon where the cationic character is more stable। ठीक, तो ये क्या हो गया, मरकरी जुड़ गई और OH जुड़ गया। फिर डीमर्क्यूलेशन हुआ तो रिमूवल ऑफ Hg, तो NaBH4 से क्या हुआ, H लग गया आके। तो सिंपल है रिएक्शन, आसानी से H3O+ से कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा सिंपल सीधे तरीके से। H3O+ से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सीधे ये बन जाएगा। और HgOAC से कराएंगे तब भी क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, क्योंकि सेम ही तरीका है। इन OMDM ये बात ध्यान रखने की है कि OMDM में क्या होता है, OH कम्स फ्रॉम वाटर इन द फर्स्ट स्टेप एंड H कम्स फ्रॉम NaBH4। ठीक है, तो कोई तुम्हें गुमराह करे तब भी तुम इसे कर दोगे। ठीक, तो अगर हमने H3O+ लिया, देखो जरा ध्यान से, इसे इरेज कर दूं क्या, फिर से लिख के दिखा दूं। चलो, अगर हमने H3O+ लिया तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा तो क्या बनेगा, पहले यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा जो यहाँ से हाइड्रेट शिफ्ट लेगा और क्या बना देगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनाएगा, और फिर वाटर ऐड होकर क्या बना देगा, ये बनाएगा। अब इसमें कह रहा है HgOAC और D2O कह रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो OD कहाँ से आएगा, वाटर से, और H कहाँ से आएगा, NaBH4 से। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो सीधे सीधे ही जोड़ना होता, तो इसमें OH यहीं जग जाएगा। तो प्रोडक्ट समझ में आने चाहिए, आसानी से लिखा जा सकता है। अब अगर एल्कोक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन कराना हो, एल्कोक्सीमर्क्यूलेशन मतलब क्या करें हम, वाटर की जगह क्या यूज करना है, अल्कोहल यूज करना है। तो OH की जगह क्या लग जाएगा, OH की जगह OR लग जाएगा। OH की जगह OR लगा दिया तो इससे क्या बन गया, ईथर बन गया। ठीक, सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल वैसी मैकेनिज्म लिखनी है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट मतलब OR को कहाँ भेजो, जहाँ पे कम H हो। सिंपल बात, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज अनदर मेथड ऑफ मेकिंग अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स, राइट।
So what we'll do, we will treat alkene with B2S6 THF and H2O2 and OH minus to form alcohols. इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो वाटर का एडिशन है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हो रहा है. कैसे हो रहा है? एंटी मार्कोनिकॉफ. और ध्यान रखना, जहां पे भी एंटी मैंने बोल दिया, एंटी मार्कोनिकॉफ बोल दिया, वहां पे वो रूल है. वो क्या है? वहां पे वो रूल है. वहां पे कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है. वहां पे वो रूल की तरह बिहेव करेगा. ठीक. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes to that doubly bonded carbon which has more number of hydrogens. तो क्या होगा? उल्टा कर देंगे. अभी तक हम कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन पास ले जा रहे थे, हम क्या लेंगे? ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास ले जाएंगे. तो बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए. याद भी हो रहा है साथ साथ मेरे. ठीक है. PYQ सेशन में मज़ा आएगा ना करके, फिर अगर याद हो जाएगा तो बढ़िया से. तो क्या हो रहा है कि OH कहाँ जाएगा? जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है. तो जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे OH को देखो भेज दिया. यहाँ पे 1 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन था. यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो बाहर की तरफ लगा दिया. और इसमें भी क्योंकि कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, इसलिए कोई भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है. डायरेक्टली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को यूज किया जा सकता है. कोई परेशानी की बात कहीं से कहीं तक है ही नहीं, जरा सी भी. ठीक. अब हाइड्रोबोरेशन की बात करें. हाइड्रोबोरेशन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन. तो इसमें पहले क्या होगा? ये सिन एडिशन है. कैसा एडिशन है? हाइड्रोबोरेशन इज अ सिन एडिशन. ये कैसा एडिशन है? सिन एडिशन. इतना ध्यान रखना है, मैकेनिज्म पूरी याद नहीं रखने की जरूरत है. जैसे मैकेनिज्म आती है वेल एंड जैसे नहीं आती, वो केवल याद रखिए कि एंटी मार्कोनिकॉफ से OH और H का एडिशन करा देंगे. एडिशन कैसा है? ये सिन एडिशन है. तो इसे करवाओगे 3 बार तो इससे क्या बन जाएंगे? ट्राई एल्काइल बोरेन बन जाएंगे. ट्राई एल्काइल बोरेन की रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इससे क्या होगा? 3 बार रीअरेंजमेंट होगा और इससे क्या बन जाएंगे? डायरेक्टली अल्कोहल्स बन जाएंगे. ठीक. मैकेनिज्म मैं नहीं बोल रहा हूँ इसमें, क्योंकि मेंस में उतनी मैकेनिज्म की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली. ठीक. तो जब हमने 3 रिएक्शंस कराई तो इसमें हमने क्या किया? यहाँ पे अगर H3O+ से कराएंगे तो यहाँ कार्बोकैटायन आएगा, फिर मिथाइल 1 to बॉन्ड शिफ्ट होगी और फिर मिथाइल शिफ्ट के बाद ये बन जाएगा. B2H6 से देखो डायरेक्टली बना दिया और OMDM से भी डायरेक्टली बना दिया. ठीक. तो रीअरेंजमेंट केवल किस में हो रहा है? H3O+ में हो रहा है, ना तो B2H6 वाले में हो रहा है, ना OMDM में हो रहा है. OMDM में मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर का एडिशन करा रहे हैं और HBO में एंटी मार्कोनिकॉफ से वाटर का एडिशन करा दे रहे हैं. सिंपल बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए. अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के साथ साथ एक और रिएक्शन जो काम करती है उसे कहते हैं हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन. क्या कहते हैं? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन. तो इसमें क्या होता है? एल्केन्स बनते हैं. क्या बनते हैं? एल्केन्स आर फॉर्म्ड. एल्केन बनेंगे तो क्या होगा कि एल्केन की रिएक्शन B2H6 THF और CH3COH से कराई तो क्या बन गया? एल्केन बन गए. क्या बन गए? एल्केन बन गए. तो इसमें सिंपल मैकेनिज्म में ध्यान रखेंगे. बस इसमें डिफरेंस क्या है कि B2H6 के साथ जब यहाँ पे नीचे H2O2 लेते थे, वहाँ पे हम क्या लेते हैं? एसिटिक एसिड ले लेते हैं और एसिटिक एसिड से क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है. मैकेनिज्म याद करने के पर्पज से अगर रिवीजन करना चाहो तो एक बार बना के देख लेना, अपने आप बन जाएगी. बनी हुई है, मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ इसे, जिससे नोट्स में रहे और बाकी डिस्कशन करने से कोई मतलब इसका बनता नहीं है. अब हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्केन्स की बात करें तो इससे क्या बनाने होते हैं? विसिनल डाइलाइट्स, विसिनल डाइऑल्स बनाने होते हैं. क्या बनाने होते हैं? विसिनल डाइऑल्स बनाने होते हैं. तो हम क्या करेंगे? एल्केन की रिएक्शन कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 से कराएंगे और कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 को कहते हैं बेस रिएजेंट. कई लोग इसी में कंफ्यूज जाते हैं कि कब हमें हॉट KMnO4 दिया है, कब हमें ऑक्सीडेशन करना है, कब हमें हाइड्रोक्सिलेशन करना है. तो जब भी कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 हो तो बेस रिएजेंट एल्कलाइन के साथ अगर हीट कर देंगे तो भी ऑक्सीडेशन ही होगा. ठीक है. तो रिएक्शन ऑफ अगला क्या? रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड pyridine, जिसे हम लेमियोक्स रिएजेंट कहते हैं. NHSO3 के साथ वाटर लेते हैं और हम पर एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं. तो 3 तरीके से कराते हैं. एक एक करके तीनों को डिटेल में पढ़ लेते हैं. एक एक करके देखते हैं सबको. पहला देखते हैं हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन विद बेस रिएजेंट यानी कोल्ड एल्काइन KMnO4. कोल्ड एल्काइन KMnO4 से क्या होगा? एल्कीन पे जब बेस रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो OH लगेंगे और सिन डायोल बनेगा. ये कैसा एडिशन है? सिन एडिशन है. तो सिंपल है. अगर हमने सिस एल्कीन ले ली तो मीजो बन जाएगा. मीजो में देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी. ठीक. ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. और अगर हमने ट्रांस लिया तो क्या होगा? ट्रांस में क्या होगा? सिन एडिशन होगा तो क्या बन जाएगा? रेसिंग मिक्सचर बन जाएगा. पेयर ऑफ एनेंशियमर बनेंगे, रेसमाइजेशन होगा. सिंपल बात है. तो कोल्ड एल्काइन KMnO4 सिलेक्शन कराई, OH जुड़ गया, मीजो बन गया. सिंपल बात है. तो पता है ना भाई? सिस सिस मीजो, ये तो टेबल याद है ना? ट्रांसिस
रेसमिक, ट्रांस मीजो, ये तो याद होगी भाई, भूले तो नहीं होगे। तो ये कार की तरह से याद रखा जाता है सेसेंटी रेसमिक, है ना, ये भूले तो नहीं होगे। चलो भाई आगे डिस्कशन करते हैं। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये भी बिल्कुल सेम है, सेम बिल्कुल बेयर्स एजेंट की तरह ही क्या करेगा, सिन एडिशन देगा और OH वन टू डाइऑल बना देगा। अब एल्कीन की रिएक्शन पर एसिड से कराएं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, पर एसिड से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद पर एसिड में क्या करेंगे, इपॉक्सिडेशन ऑफ एल्कीन करेंगे, साइक्लिक ईथर बनेंगे। पर एसिड से रिएक्शन करने पे क्या बनता है, साइक्लिक ईथर्स आर फॉर्म। तो MCPBA से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एपॉक्साइड। MCPBA का मतलब होता है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, तो जिसमें परऑक्साइड लिंकेज होगी उसे हम क्या कहेंगे, पर एसिड कहेंगे, या फिर H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड नहीं, परफॉर्मिक एसिड है, इसे परफॉर्म नहीं करेगा। परफॉर्मिक एसिड का मतलब परफॉर्म नहीं, परफॉर्मिक अलग अलग है, ठीक है। या फिर इसके साथ MMPP भी ले लेते हैं तो इसके बढ़ाने की जरूरत नहीं, मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सी परऑक्सीथैलेट है, ठीक। मैकेनिज्म में क्या करेंगे, मैकेनिज्म में क्या करेंगे, एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन का लोन पे एल्कीन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट के निकल जाएगा, ठीक। तो इससे इपॉक्साइड बन जाएंगे। तो एक ऐसा एडिशन है, सिन एडिशन है। तो अगर हम एल्कीन लेंगे सिस तो ये कैसे बन जाएगा, मीजो। अगर हम ट्रांस एल्कीन ले लेंगे तो क्या बनेंगे, इनैंशियोमेरिक पेयर बनेंगे। सिंपल बात है इसकी भी, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ एपॉक्साइड्स करें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एपॉक्साइड हम दो तरह से कर सकते हैं, इन एसिडिक मीडियम कर सकते हैं और इन बेसिक मीडियम कर सकते हैं। जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन का लोन पर H+ पे अटैक करेगा, OH+ बनेगा, फिर वाटर विद अटैक ऑन दैट कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, जो सब्स्टिट्यूटेड ज़्यादा होगा उस कार्बन पे अटैक होगा। ये बात ध्यान रखने की है ना, इसे हाईलाइट कर लो और ध्यान भी रखना क्या कि वाटर वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट होगी, ठीक। तो OH2+ बन गया, -H+ हुआ तो ये कैसा बन गया, एंटी आ गया, ठीक। इपॉक्सिडेशन सिन एडिशन है, लेकिन जब हाइड्रोलिसिस हो रही है तो एंटी में OH बन रहा है, ध्यान रखना इस बात का। तो ऐसे हम O18 ले लें इसमें, अगर हमने एक केस ले लिया O18 का, देखो चलो इसके बना के देख लेते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं इसे फटाफट। तो क्या हुआ, इसने अटैक किया तो क्या बन गया, CH3 CH CH2 OH बन गया और ये O18 वाला था तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो वाटर कहाँ अटैक करेगा, वाटर मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सी है, यार इस पे अटैक करेगा, इसे घुमाएगा इधर, तो ये OH बन जाएगा और CH2 OH18 और ये OH2+ बन जाएगा। यहाँ से क्या होगा, -H+ हो जाएगा, तो CH3 OH और CH2 OH और 18, ठीक है। सिंपल से सही तरीके से कर लिया हमने इसे। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, ऑक्सीजन का लोन पर इस पे अटैक करेगा तो क्या बन गया, अब HW कहेगा जब हम ही कर रहे हैं तो ये O18 पे क्या आ गया, प्लस आ गया। फिर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसे खोल देगा, तो इससे फाइनली -H+ करके लिख दें, एक बार में लिख दे, जगह कम है तो एक बार में लिख देते हैं। तो क्या बन जाएगा, CH3 COH CH3 CH2 और OH18, ठीक। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत की बात तो होगी नहीं। अब इन बेसिक मीडियम अगर हम करें तो बेसिक मीडियम में क्या होगा कि वाटर OH- वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो ये बात नीचे लिखी हुई है कि OH- विल अटैक ऑन दैट कार्बन वेयर स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस। तो इस बात को गांठ बांध दो, जब भी बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही होगी और OH को न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना होगा तो हमेशा वहाँ करेगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, और जब एसिडिक मीडियम होगा तो वाटर वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो या फिर जहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो, ठीक। तो इस वाले केस में भी देख लो क्या हो गया कि OH- से कहाँ अटैक किया भाई, इस बात तो समझ में आ रहा है कि इस पर अटैक करेगा, इसे खोल देगा, क्योंकि ये कैसा है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन है ये, ठीक है। लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन है तो इस पर अटैक करेगा और फिर यहाँ पे OH लग जाएगा। अब ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन करते हैं। ओजोनोलिसिस का तो फंडा सिंपल है यार कि O2 निकल लो, सिंपल।
अब ओजोनोलिसिस के लिए हम दो कंडीशन लेते हैं, क्या लेते हैं, ZnH2 लेते हैं या Me2S लेते हैं, तो ये कहलाती है क्या, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या कहलाती है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, मेरे पास टेलीग्राम में मैसेज आता है कि सर इसके ओजोनोलिसिस से क्या बनेगा, तो देखो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो क्या करना है, सीधे बॉन्ड को काटो कैंची से, CH3 बस ओ दे के तोड़ दो, ठीक। इसे बीच से काटो तो क्या बन गया, बिल्कुल हम तो दिमाग ही नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि दिमाग लगाने से सवाल गलत हो सकता है, तो जो लिखा वैसे लिख दो, खत्म हुआ। तो क्या लिखा है, व्हेन Zn or Me2S is used in the reaction, it is known as reactive ozonolysis. If they are absent या they are not present, the reaction is known as oxidative ozonolysis. तो अगर हमने O3ZnH2O लिया तो क्या हुआ, और H2O2 नहीं भी लें तब भी क्या होगा, ठीक। तो क्या होगा, इसमें जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, यहाँ से बीच से काटेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन देंगे, तो इससे क्या बन जाएगा, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड O और CH3CHO। लेकिन जब इसमें कराएंगे तो ये कैसी है, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। कैसी है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इनकी जगह केवल पानी भी होता तब भी यही काम हो रहा होता, ठीक। तो इससे क्या बनेगा, कीटोन की तो ऑक्सीडेशन मुश्किल से होता है, तो कीटोन बन जाएगा, लेकिन जो एल्डिहाइड बना वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कीटोन लिखेंगे, ठीक। अब रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद हॉट एसिडिक KMnO4, तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह ही रिएक्शन होती है, और इससे हमेशा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट ही बनते हैं। जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में हॉट KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, कार्बन चेन जो एल्काइल चेन लगी होती है बेंजीन के ऊपर, सबको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, COH। इसे भी क्या करेगा, COH और COH। अब ये क्या है, हीट भी हो रहा है इसके आगे, तो फर्दर हीट हो गई, क्या बन सकता है, बन सकता है, डिमांड है क्वेश्चन की, वो समझेंगे तभी सवाल लगेगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बन गया, थैलिक एनहाइड्राइड बन गया, ठीक। इसे करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी COH बन जाएगा। जब तक एक H रहेगा तब तक COH बनता रहेगा। अब एक भी H प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या होता है, बेंजीन ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो क्या बन जाता है, CH3 प्लस CO2 सब में बनी रही है, ठीक। तो इस बात को लिख देते हैं, इफ नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, नो अल्फा H या नो बेंजाइलिक H इज प्रेजेंट, then benzene will get oxidized। बेंजीन तब क्या होगा, फिर बेंजीन का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। बात समझ में आनी चाहिए, पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। अब एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का एडिशन जब हम HX से कराते हैं तो जैसे वाटर का एडिशन कराया था वैसे एल्कीन का भी करा सकते हैं। तो H और X ऐड हो जाएंगे, कार्बोकेटाइन के साथ रिएक्शन जाएगी, HI HBr और HCl का ऑर्डर आएगा, क्योंकि HI की एसिडिकेशन सबसे ज़्यादा है तो H प्लस सबसे आसानी से छोड़ेगा, और एडिशन कार्बोकेटाइन रिएक्शन गोज बाय फॉर्मेशन ऑफ, तो कार्बोकेटाइन में और लिखा है रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, तो सिंपल कर देते हैं आसानी से, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरह से HBr परऑक्साइड लेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रैश इफेक्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रखता है। इन केस ऑफ HBr परऑक्साइड द एडिशन ऑफ H प्लस एंड Br माइनस टेक्स प्लेस विद कैसे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक। द रिएक्शन गोज बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल एंड देयरफॉर रीअरेंजमेंट्स आर नॉट पॉसिबल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से कराएंगे तो क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा H है वहाँ पे Br जुड़ जाएगा। परऑक्साइड इफेक्ट जो है वो HCl और HI के केस में ऑपरेट नहीं होता। किस में ऑपरेट नहीं होता, HCl और HI के केस में ऑपरेट नहीं होता, क्योंकि जो चेन प्रोपोगेशन स्टेप होती है वो कैसी हो जाती है, एंडोथर्मिक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें नॉर्मल प्रोडक्ट ही मिलता है देखने को। देखो नॉर्मल प्रोडक्ट ही देखने को मिला, ठीक। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद NBS। NBS के साथ क्या होगा, जब NBS के साथ इसे यूज़ करते हैं तो NBS बेसिकली यूज होता है एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए। किसके लिए यूज़ होता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही, ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ।
एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए ही एनबीएस यूज होता है। तो एनब्रोमोसक्सिनामाइड का स्ट्रक्चर पहले हमें पता होना चाहिए और इसका नाम तो हमें पहले जानना चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा, एलाइलिक हाइड्रोजन को चेंज करके बीआर में कन्वर्ट कर देगा या बेंजाइलिक हाइड्रोजन को चेंज करके बीआर में कर देगा। रिएक्शन कैसे आती है, रिएक्शन गोज बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल एट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजिशंस। ठीक, सिंपल है। अब इसमें तो मतलब इसमें कोई ज़्यादा बहस की मुद्दा ही नहीं है ना। चलो वो वाला क्वेश्चन मैं करके दिखा दूं क्या, एक चलो एक वाला क्वेश्चन कर देता हूँ जो मैंने दिया था। कई लोग परेशान होंगे कि उसका आंसर नहीं आ रहा होगा। तो हमने इससे पूछा था कि इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने थे एंड मेजर प्रोडक्ट। तो देखो क्या होगा, पहले इसमें देख लो कि रेडिकल कहाँ का बन सकता है। तो रेडिकल देखो कहाँ का बन सकता है, एक रेडिकल तो ये बन सकता है, देखते रहना ध्यान से। ये एलाइलिक पोजीशन है और एक रेडिकल बन सकता है यहाँ पे। ठीक, ये रेडिकल रेजोनेंस करके यहाँ आ सकता है और ये रेडिकल रेजोनेंस करके यहाँ आ सकता है। तो ये मोस्ट स्टेबल रेडिकल है, तो इससे ही ब्रोमीन रेडिकल जुड़ेगा आके और जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसी से मेजर बन जाएगा। तो ये मेजर बन गया, सॉरी ये मेजर बन गया और इससे टोटल प्रोडक्ट कितने बने, 4 प्रोडक्ट बने जिनमें से मेजर में बना दिया। ठीक, सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है किसी को। ठीक, अब हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स की बात कर लेते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। तो ये कैसा एडिशन है, ये एंटी एडिशन है। तो बी आर और बी आर कहाँ लगेंगे, एंटी पोजिशन पे। और रिएक्शन कैसे जाएगी, रिएक्शन को जो है, अच्छा नीचे लिखा हुआ, तो एंटी से एंटी का एडिशन कराया तो क्या बन गया, मीजो बना देखो। और सिस से कराया तो कैसा बनेगा, रेसमिंग मिक्सचर बनेगा। पेयर ऑफ एडिशन में रेसमिंग मिक्सचर बना। तो इसमें क्या होता है, ब्रोमीन पे एल्कीन अटैक करती है और साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन जाता है और फिर बी आर ऊपर नीचे आ जाता है। ठीक, Br2CCl4 कैसे एक्ट करता है, Br2CCl4 ऑल्सो सर्व एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का टेस्ट भी हमें देता है क्या, एल्कीन एंड एल्काइंस व्हेन ट्रीटेड विद Br2CCl4 द रेडिश ब्राउन कलरेशन ऑफ Br2CCl4 डिकलराइज। ठीक, तो एल्कीन या एल्काइन की रिएक्शन जब कराएंगे तो रेडिश ब्राउन कलर चला जाएगा। तो क्वेश्चन है ये कुछ कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिकलराइज, होमवर्क हटा देते हैं, इसे मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिकलराइज Br2CCl4 एंड ऑल्सो राइट देयर मेजर प्रोडक्ट। तो बेंजीन जो होती है वो अनसेचुरेशन का कोई टेस्ट नहीं देती, डज नॉट गिव एनी टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक, नेफ्थलीन या एंथ्रासीन जो होती है ये टेस्ट देती है। जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है वो तो टेस्ट दे ही रहे हैं, इसका मतलब यही है, सिंपल सी बात है। और फिनेंथ्रीन भी ये टेस्ट देती है। अगर हम ऐसे लिखें तो इसे एंटी में लिखना हो तो एंटी में भी लिख सकते हैं। ठीक, ये तो देगी ही देगी। स्टीरियो केमिस्ट्री का साइक्लोहेक्सेन नहीं देती। साइक्लोप्रोपेन क्या करती है, सारे अनसैचुरेशन के टेस्ट देती है। साइक्लोप्रोपेन gives the test of unsaturation due to Young strain। एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होने की वजह से साइक्लोप्रोपेन क्या करेगी, सारे टेस्ट देगी।
इसके बाद बात आती है हेलो हाइड्रोजन फॉर्मेशन की। हेलो हाइड्रोजन मतलब हेलो मतलब हेलोजन और हाइड्रोजन मतलब ओ एच। तो ओ एच और बी आर या ओ एच और सी एल टू का एडिशन करना है। दिस रिएक्शन में क्या होता है, ओ एच माइनस और बी आर प्लस की रिएक्शन कराते हैं और मार्कोनिकॉफ रिएक्शन से मार्कोनिकॉफ रूल से क्या करता है, एडिशन करते हैं और नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएक्शन गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन है लेस और कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, इसलिए क्या है, बिना रीअरेंजमेंट के रिएक्शन हो जाएगी। कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन है। ठीक, एंटी एडिशन है तो सिंपल साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनाया और फिर वाटर ने अटैक कर दिया। ठीक, सिंपल बात है। ओ एच माइनस अटैक कर दिया तो इससे क्या बनेगा भाई, देखना जरा, मार्कोनिकॉफ रूल आएंगे तो ओ एच यहाँ आ जाएगा और बी आर यहाँ आ जाएगा। अगर एंटी में लिखना तो एंटी में स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ भी लिख सकते हैं। देखो भाई, तो ओ एच और बी आर। ठीक, अब इसके बाद एलाइलिक और बेंजाइलिक क्लोरिनेशन की बात करते हैं। एलाइलिक और बेंजाइलिक क्लोरिनेशन के लिए क्या करते हैं, SOCl2 और HNO के साथ हीट करते हैं तो एलाइलिक पोजीशन पे और बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या आता है, फ्री रेडिकल पाथ के थ्रू क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। कार्बिन इंसर्शन के लिए क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन KOH और के साथ हीट करते हैं तो क्या बनते हैं, कार्बिन बनती है जो एल्किन पे ऐड हो जाती है। तो कार्बिन बनाने का तरीका अल्फा एलिमिनेशन, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन। और फिर कार्बिन बन जाएगी सीधे सीधे। कार्बिन बनाने के तरीके से H2N2 को हीट कर दो तब भी ये काम हो जाएगा। फिर वैकर प्रोसेस आ रहा है। वैकर प्रोसेस में क्या करते हैं, PdCl2 H2O C2 CuCl2 के साथ O2 सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो क्या बन जाता है, कीटोन बनते हैं। ठीक, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को N मतलब अगर हम एथीन ले लें तो उससे क्या बन जाएगी, पॉलीथीन बन जाएगी। विनाइल ले लें तो PVC बन जाएगी, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगी। और ये पॉलीमर ना होते हुए भी सिलेबस में आ सकता है। स्टाइरिन ले लें तो क्या बन जाएगी, पॉलीस्टाइरिन बन जाएगी। एक्रोनाइट्राइल ले लें तो पॉली एक्रोनाइट्राइल यानी कि पेन बन जाएगी। ये बिना पॉलीमर सिलेबस में हुए भी सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, चलो अब रिएक्शन ऑफ डाइंस को देखते हैं। जब डाइंस की रिएक्शन कराते हैं तो दो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराई जाती है, लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराते हैं तो 1,2 प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है। कैसा होता है, 1,2 प्रोडक्ट इज मेजर। इसे हम KCP भी कहते हैं। KCP मतलब काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहता है। जब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं तो 1,4 एडिशन होता है। ये कैसा हुआ, 1 2 3 4, तो ये कैसा हुआ 1,4 एडक्ट है। और 1,4 को हम कहते हैं TCP। TCP मतलब थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहते हैं सर। ठीक, तो KCP और TCP की बात हम लोग कर रहे हैं ना, कि अगर 1,2 एडिशन है तो कैसा आएगा, काइनेटिकली कंट्रोल होगा। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है क्या, कि हमें थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाना है। रूम टेम्परेचर मीन्स रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, then TCP will be measure। ठीक, at low temperature KCP will be measure। जब कुछ मेजर ना लिखा हो, कुछ नहीं लिखा हो तो हम क्या बनाएंगे, हमेशा थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जैसे ये है तो इसमें 1,4 कर दिया, इसमें भी क्या बनाएंगे, इसमें भी 1,4 प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, सिंपल तरीके से आसानी से बना दिया। अब क्या कर रहा है कि व्हेन एल्कीन एंड एल्काइंस बोथ आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, अगर एल्कीन और एल्काइन दोनों प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड में तो दो तरह से हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, दे कैन बी आइसोलेटेड, या तो आइसोलेटेड होंगी या फिर कॉन्जुगेटेड होंगी। दो ही तरीके हैं भाई, या तो आइसोलेशन में होगा या फिर कॉन्जुगेशन में होगा। इफ द एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर आइसोलेटेड, अगर एल्काइंस और एल्कीन्स आइसोलेटेड हुए देन
इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक मेनली एट द डबल बॉन्ड। पहले कहाँ पे अटैक होगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड पे होगा। अगर आइसोलेशन में है तो देखो हमने डबल बॉन्ड पे अटैक कराया, ठीक। लेकिन अगर वो दोनों कॉन्जुगेशन में है, इफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर इन कॉन्जुगेशन, अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो क्या होगा? देन द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल टेक, मतलब इलेक्ट्रोफाइल विल प्राइमरी टेक एस ट्रिपल बॉन्ड बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेटेड डाइन्स आर फॉर्म, ठीक। तो कॉन्जुगेटेड डाइन बन रही है तो कहाँ पे अटैक होगा? प्राइमरी कहाँ पे होगा? एल्काइन वाले पोर्शन पे होगा, तो L14 बन जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं एल्काइंस की। तो एल्कीन्स भी खत्म हो गई, देखा एल्कीन्स में टाइम लगाना करने के लिए। अब एल्काइंस की बात करते हैं। जो भी लगेगा लगाएंगे यार, हम लोग तो जान लगा के पढ़ा रहा हूँ यार, तो मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत जान लग रही है मेरी। उम्मीद इतनी है कि हम लोग पूरे देश में सही से केमिस्ट्री, बिना गाना सुनाए, बिना चुटकुले सुनाए, बिना नाचे, बिना गाए, कोर पढ़ाई की बात कर सकें और यूट्यूब से लोग पढ़ के सेलेक्ट हों। तुम लोग बताओ यार कि तुम लोग सेलेक्ट होगे ना मेरे लिए? मेरे लिए तो सेलेक्ट होगे ना, यही गुरु दक्षिणा है कि तुम लोग सेलेक्ट होगे और सेलेक्ट होके मेरे को टेस्टिमोनियल तो भेजोगे ही ना यार, कम से कम कि सर सेलेक्ट हो गए और हम लोग पार्टी करेंगे पक्का। ठीक है, चलो। फ्रॉम डिहेलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहैलाइड्स एंड जेमिनल डाइहैलाइड्स, तो विसनल और जेमिनल डाइहैलाइड से क्या करेंगे? जब हम लोग अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराते हैं विसनल डाइहैलाइड की, तो इससे क्या बन जाती है? एक HX निकल जाता है। इसके लिए फिर हमें क्या चाहिए होता है? सोडामाइड चाहिए होता है, NaNH2 चाहिए होता, तभी एल्काइन बना पाएंगे। अल्कोहलिक केवच की इतनी ताकत नहीं होती कि वो sp2 हाइब्रिड कार्बन से H निकाल ले। या अगर हम डायरेक्टली NaNH2 एक्सेस में ले लें तो क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एसिटिलीन बन जाएगी। और ले लें तो क्या बन जाएगा? दोनों जगह HH भी हट जाएगा। या अल्कोहलिक की वजह से करा के फिर ये कैसा है? ये 1,1 डाइहाइलाइड है, ये कैसा है? जेमिनल डाइहाइलाइड है। तो इसके अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन करा के भी एल्काइन बनाई जा सकती है। अब डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहाइलाइड्स टेस्ट से कराएंगे तो इससे भी एल्काइन बन जाएगी। अब रिएक्शन ऑफ हेलोफॉर्म विद Ag, ये तो सिंपल रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म कैसा होता है? स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है, और जो CH3 है वो येलो सॉलिड है। तो इसकी अगर हम रिएक्शन करा दें किससे? CH3 रिएक्शन Ag से करा दें तो क्या बन जाएगी? एल्काइन बन जाएगी और JCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कोलबे रिएक्शन करा दें अगर हम मैलिक एनाइड्राइड ले लें, ठीक, मैलिक एनाइड्राइड करें, सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड ले लें और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दें तो इससे एल्काइन बन जाएगी, केवल CO2 और वाटर बन जाएगा। ग्रेफाइट में कार्बन की रिएक्शन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक आर्क में करा दें तो क्या हो जाएगा? एल्काइन बन जाएगी। CaC2 की हाइड्रोलिसिस करें तो भी एल्काइन बन जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइंस फ्रॉम लोअर एल्काइंस कैसे करेंगे? कि हम OH- से कोई रिएक्शन नहीं होगी टर्मिनल एल्काइंस की, लेकिन OH- साथ हीट करेंगे तो निगेटिव बन जाएगा। और NaNH2 तो बेस्ट है, इसी से करा लो, हीट करने की जरूरत नहीं है। फिर जो निगेटिव चार्ज आएगा वो RX से रिएक्शन करके क्या बना देगा? हायर एल्काइन बना देगा, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन क्या होंगी? एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन हम कराएंगे तो क्या होगा? अगर हमने किसी HX या XY टाइप से कराई तो जहाँ पे X लगा वहीं पे दूसरा भी X लगेगा जाके। ध्यान रखना, X और Y की पोजीशन हमेशा जहाँ पे एक लगा वहीं पे दूसरा लगेगा। यानी कि अगर हम HX से रिएक्शन कराएं तो जहाँ पे एक X लगा वहीं पे ही दूसरा X लगा, तो वन विसनल डाइहैलाइड्स बन जाएंगे। रिएक्शन कराएं तो H2PD से कराएं तो क्या बन जाएगी? एल्केन। H2PD भी अब तो रिपीट हो रही है ना रिएक्शन, जल्दी जल्दी इससे बन जाएगी। Na लिक्विड अमोनिया से क्या बन जाएगी? ट्रांस। तो रिपीट हो रही रिएक्शन है, इसलिए बहुत तेजी से मैं बोल रहा हूँ और जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ, काम को खत्म कर रहा हूँ। लंबा हो गया लेक्चर, थोड़ा सा 80 मिनट से ज़्यादा निकल गया। मैंने सोचा था 80 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया। अभी तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बच रहे हैं। एल्काइन की रिएक्शन Cl2 से कराई तो इससे क्या बन गया? वेस्ट्रॉन बन गया। CHCl ClCl बन गया। और BaCl2 से कराई तो इससे क्या बन गया? वेस्ट्रोसॉल बन गया, ठीक। एल्काइन की रिएक्शन AsCl3 से कराया तो इससे ल्यूसाइड बन गया, ठीक। ये ध्यान रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? ल्यूसाइड, वेस्ट्रॉन, वेस्ट्रोसॉल, पॉइजनस गैस है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी, ठीक है। वाटर से रिएक्शन कराएं तो वाटर से HgSO4 H2SO4 से कराएंगे तो कीटोन बन जाएगा। और मतलब अगर इसका हम HBO कराएं तो इससे एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रोल से। ओजोन से अगर रिएक्टिव कराएंगे तो एक एक ऑक्सीजन ही जोड़ेगा क्या, लेकिन ऑक्सीडेशन करा देंगे तो फिर ऑक्सीडेटिव ओजोन कराएंगे तो एसिड बन जाएगा। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसकी, ठीक। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्यों है? क्योंकि अगर हम एल्काइन के रेड आउट टिप से पास कराते तो बेंजीन बनती 4 ले लेंगे तो इससे क्वाड बन जाएगी, साइक्लोऑक्टेट्राइन। अगर हम प्रोपाइन ले लें तो इससे मेस्टाइडीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ठीक।
CuCl और NH4Cl से कराएं तो विनाइल एसिटिलीन बन जाती है, फिर दोबारा रिएक्शन करके डाइविनाइल एसिटिलीन बन जाती है, ठीक। तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। टेस्ट ऑफ एल्काइंस की बात करें तो टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो एल्काइन की रिएक्शन टॉलरेंस रिएजेंट से कराते हैं तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है। दिस टेस्ट इज गिवन ओनली बाई टर्मिनल एल्काइंस। और अगर हम Cu2+ से कराएंगे तो रेड प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ठीक है। इतना तो ठीक है, ये बात आसानी से समझ में आ रही। अब हम लोग चलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए। 5 मिनट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी रिवाइज करेंगे और खत्म कर देंगे 90 मिनट्स में, ठीक है। बेंजीन कैसी है? बेंजीन स्टेबल है, जनरली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कैसी रिएक्शन दे रही है? जनरली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे? डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम से करा देंगे तो बेंजीन बन जाएगी। रिडक्शन करेंगे जिंक डस्ट से करा देंगे, फिनॉल की रिएक्शन तो बेंजीन बनेगी। और सल्फोनिक एसिड को H2HCl के साथ अंडर प्रेशर ट्रीट करेंगे तो भी क्या बन जाएगी? बेंजीन बन जाएगी। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन H3PO2 से कराएंगे तो बेंजीन बन जाएगी। सिंपल है, ऐसे ही याद करना है, इसे लिख लिख के ऐसे ही याद करना है, बोल बोल के। जब तुम्हें ऐसे याद होगा तभी तुम्हें फ्लो आएगा, ठीक है ना। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, बेंजीन जनरली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो E+ से रिएक्शन कराएंगे तो इससे क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से RDS अगर हम देखें तो इसकी क्या होगी? क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही है तो इससे RDS होगी। इससे जो इंटरमीडिएट बनता है उसे वीनाइल इंटरमीडिएट कहते हैं या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वीनाइल इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये लास्ट वाली रिएक्शन कैसी होती है? फास्ट, क्योंकि रीअरोमेटाइजेशन हो रहा है, ठीक। अब बेंजीन की हमें जो रिएक्शन पढ़नी है वो H2Fe के साथ पढ़नी है। H2Fe और FeX3 के साथ हेलोजनेशन कराएंगे तो X लग जाएगा। HNO3 H2SO4 से कराएंगे तो नाइट्रेशन हो जाएगा। H2SO4 ओरियम से कराएंगे तो सल्फोनेशन हो जाएगा। RCl AlCl3 के साथ कराएंगे तो एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। और RCOCl के साथ कराएंगे तो फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन होगा और RCO बेंजीन बन जाएगी, ठीक है। एसाइल बेंजीन्स बन जाएंगी। हेलोजनेशन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। Cl और Br लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पहले ClFe पे अटैक करेगा, ClFe पे अटैक करेगा, लुईस एसिड है तो Cl क्लोरीनियम माइन बनाएंगे और उसका फिर बेंजीन पे अटैक करा के क्या बना देंगे? सीधे ड्रग बना देंगे, CbR2 करा देंगे। फ्लोरीन फिर से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है तो उसके लिए स्पेशल एप्रेटस चाहिए होता है। ऑर्डिनेशन के लिए रिवर्सिबल होता है तो हम क्या लेते हैं? ICl टाइप का लेते हैं, इससे I+ बन जाए, या फिर HNO3 के साथ ट्रीट कराते हैं, इससे आयोडीन बन जाए, ठीक। नाइट्रेशन हम किससे कराते हैं? फेमिंग HNO3 से कराते हैं तो नाइट्रेशन होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रेशन में वो NO2+ है, ये बात ध्यान रखने की है। ये कई लोग गलत लिख देते हैं, क्या NO2+ है इसमें इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसके अलावा और भी तरीके हैं नाइट्रेशन करने का कि N2O5 इन CCl4 ले लें। N2O5 जो एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है? NO2 और NO2+ और NO3- यानी नाइट्रोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या फिर ETONA ले लें जिससे कि नाइट्रेशन बेसिक मीडियम में भी कराया जा सके, ठीक। ये बेसिक मीडियम वाला है। कोई अगर पूछे कि बेसिक मीडियम में करा सकते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं भाई। सल्फोनेशन के लिए क्या करें? SO3 और H2SO4 मिलकर क्या बना लेंगे? ओलियम। और SO3 ही क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी होता है। अब बात आती है फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन में क्या करेंगे? RCl की रिएक्शन कराएंगे, इससे किससे? AlCl3 से। AlCl3 से जब R+ की रिएक्शन कराएंगे तो R+ बनेगा और R+ कार्बोकेटायन है तो रीअरेंज कर सकता है। R+ क्या है? रीअरेंज कर सकता है। तो रीअरेंज में करा के एक ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमने क्या बनाया? आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाया। अगर हम दोनों मतलब नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड ले लें या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले लें, दोनों केस में क्या बन जाएगी? क्यूमीन बनती है, ठीक है। तो इनके प्रोडक्ट लिख देते हैं। देखो भाई क्या है कि इससे जब रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा? कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा। बन जाएगा, अच्छा लग रहा है देखने में। इससे जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? इसमें तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा लेकिन क्या बन जाएगा? CH2 और एक और पीएच रिंग आ जाएगी। इसमें क्या होगा? इसमें 6 मेंबर की रिंग बनेगी, ऐसा बन जाएगा। इसमें क्या बनेगा? पहले बनेगा क्या? CH2Cl, वो फर्दर फिर से बेंजीन से रिएक्शन करके कुछ ऐसा बना देगा, ठीक। तो होमवर्क हटा देते हैं तो सब क्लास वर्क ही हो गया। तो फ्रीडेलक्राफ्ट के ड्रॉबैक्स क्या है कि ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन स्ट्रेट चेन एल्काइल ग्रुप्स कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। पॉली एल्काइलेशन अगर होता है, बहुत बार रिएक्शन होती जाती है, क्योंकि जैसे एक बार एल्काइलेशन हुआ वो क्या होगा? वो फिर से रिएक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ रिएक्शन नहीं कराई जा सकती, क्योंकि वो रिएक्शन के रेट को स्लो कर देते हैं।
और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिनके पास लोन पेयर है उनसे भी ये रिएक्शन नहीं होती, पुअर यील्ड आती है। ठीक, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कैसे कराएंगे? एसाइलेशन बढ़िया तरीका है, AlCl3 के साथ कराएंगे तो इसमें एसाइडियम कार्बोकैटायन बनेगा। एसाइडियम कार्बोकैटायन बना जो बेंजीन से अटैक करके एसाइल बना देगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा देता हूँ। इस पूरे को यहाँ से उसे वहाँ से हटा दिया और यहाँ पे एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इसका क्या कर रहे हैं, पहले AlCl3 के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा देखना। ए क्या बना, मैं लिखता जाता हूँ। इसकी रिएक्शन कराई सक्सिनिक एनहाइड्राइड और AlCl3 के साथ कराई तो इससे क्या बन गया, एसाइलेशन हुआ तो बन गया CO CH2 CH2 CO O माइनस और AlCl3। O माइनस हटा दें तो इससे AlCl3 सामने दिखाई दिया। ठीक, अब इसकी रिएक्शन किससे कराई, ये A बन गया। A की रिएक्शन किससे कराई, H3O+ से कराई। H3O+ से कराने से क्या हुआ कि ये C डबल बॉन्ड हो गया, ये CH2 CH2 COH हो गया। ठीक, ये B बन गया। अब B की रिएक्शन किससे कराई, B की रिएक्शन ZnHgHCl से कराई। ZnHgHCl से कराई तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ और COH बन गया। ठीक, तो ये बन गया क्या, C बन गया। C की रिएक्शन SOCl2 से कराई तो SOCl2 क्या करता है, OH को किस में कन्वर्ट कर देता है, Cl में कन्वर्ट कर देता है। चाहो तो ये क्वेश्चन बाद में भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, जैसा दिल करे। तो ये D बन गया। D की रिएक्शन किससे कराई, AlCl3 से फिर से कराई। एक कार्बन में खा गया क्या, धीरे धीरे करके एक कार्बन यहाँ खा गया ना, तो यहाँ पे CH2 आया और यहाँ पे COCl आया। तो ये फिर से फ्रीडल क्राफ्ट हुई। फ्रीडल क्राफ्ट हुई तो क्या बन गया फिर से यार, यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग बन गई और यहाँ पे C डबल बॉन्ड आ गया। फिर उसके बाद वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन कराया तो ये क्या बन गया था, C के बाद D, D के बाद E आ गया, D के बाद E आ गया और E के बाद इसकी रिएक्शन कराई N2H4 H+ और KOH के साथ हीट किया तो इससे बन गया ये, तो ये बन गया F। तो यहाँ तक हो गया काम ख़त्म, आसानी से, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल आसानी से बन गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे जिनका +I +M और +H इफेक्ट हो। ठीक, तो क्या करते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, रिंग एक्टिवेटर्स होते हैं और इंक्रीज कर देते हैं रेट को। और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट करते हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। OP डायरेक्टर का मतलब ये है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिनमें -I और -M लगा हो तो वो मेटा डायरेक्टर होता है, रिंग डीएक्टिवेटर करता है, रिएक्शन के रेट को क्या करता है, स्लो करता है और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेंगे, मेटा डायरेक्टर में। ठीक है, हेलोजेंस OP डायरेक्टर्स होते हैं लेकिन वो वीक डीएक्टिवेटर्स होते हैं। इसके बाद जो हेलोजेंस की रिएक्शंस हैं वो हम लोग धीरे धीरे आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे वहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन ऑलमोस्ट 90 मिनट में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और इसके PYQs अगली क्लास में आ जाएंगे आप लोगों तक। तो कृपया अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है और हम बहुत अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर लाएंगे। चलो मिलते हैं, ध्यान रखना, तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए, मेरी हो सकती है तुम्हारी नहीं हो सकती है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।